इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 का यूनिट 1 जो है, जिसका नाम है फिस्कल फंक्शंस एंड ओवरव्यू, इसको हम लोग समझने वाले हैं। राइट बच्चों, जब भी हम लोग फिस्कल ये वर्ड सुनते हैं तो आपको एक चीज दिमाग रखनी है। फिस्कल मतलब ये बेसिकली गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, बिकॉज फिस्कल से फाइनेंस और फाइनेंस से फाइनेंस मिनिस्ट्री अगेन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। सही बात है। तो दो पॉलिसीज होते हैं, अगर आपको याद है तो। एक होता है मॉनिटरी पॉलिसी। सही बात है। मॉनिटरी पॉलिसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संभालती है, और फिस्कल पॉलिसी जो होता है बच्चों, इसको गवर्नमेंट जो है वो संभालती है। राइट, तो यहाँ पे एक बार लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये चीज दिमाग में रहे। फिस्कल मतलब बेसिकली दिस इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पॉलिसी को हम लोग फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। फिस्कल फंक्शंस मतलब गवर्नमेंट के फंक्शंस को हम लोग ये नाम देते हैं। सही बात है। तो बच्चों ये यहाँ पे ये चैप्टर की शुरुआत करने के पहले, ये यूनिट को हम लोग समझने के पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोग एक बार देख लेते हैं। एग्जैक्टली दो थ्योरीज यहाँ पे लिखे हैं, ये हम लोग पहले पढ़ के समझ लेते हैं। सही बात है। तो बच्चों यहाँ पे देखो हेडिंग क्या लिखा है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमिक सिस्टम। तो गवर्नमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है इकोनॉमिक सिस्टम में। सही बात है। तो बच्चों यहाँ पे दो थ्योरीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, आराम से समझ लेना एग्जैक्टली ये दो थ्योरीज क्या है, फिर आप लोग इसको लिखने का काम करना। ठीक है, तो पहले है एडम स्मिथ, ठीक है, और दूसरे है रिचर्ड मुसग्रेव। एडम स्मिथ एंड रिचर्ड मुसग्रेव। ऑब्वियसली बच्चों एडम स्मिथ जब भी नाम आएगा तब आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि एडम स्मिथ मतलब ही इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सही है। एडम स्मिथ के जितने भी थ्योरीज है ये सारे के सारे एकदम पुराने क्लासिकल थ्योरीज में आते हैं। सही है। तो एडम स्मिथ का अप्रोच काफी अलग था और रिचर्ड मुसग्रेव का अप्रोच काफी अलग था। तो एडम स्मिथ का क्या बोलना है ये हम लोग पहले समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखो आपको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में चीज बताता हूँ। एडम स्मिथ की थ्योरी क्या थी। एडम स्मिथ जो थे ना, इनका बोलना ये था कि कोई भी इकोनॉमी में, कोई भी देश में, ठीक है, कोई भी जगह पे गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंस कम से कम होना चाहिए। सही बात है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये कि एडम स्मिथ जो थे, इनका अप्रोच ऐसा था, एडम स्मिथ का बोलना ये था कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत रेयरली कभी तो बीच में आके इंटरफेयर करना चाहिए, अदरवाइज जनरल रूल ऐसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो सोसाइटी में, इकोनॉमी में, देश में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे। लोग अपना ख्याल खुद रखेंगे। ऐसा कौन बोलते थे? ऐसा एडम स्मिथ की सोच थी, ऐसा एडम स्मिथ ने बोला है, एडम स्मिथ ने बोला है। सही बात है। तो एडम स्मिथ जो है ये फ्री मार्केट को ज्यादा बढ़ावा देता है। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग बच्चों एक एक पॉइंट यहाँ पे पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं एडम स्मिथ के अप्रोच को। ओके, ही सजेस्टेड फ्री मार्केट्स एंड मिनिमल गवर्नमेंटल एक्टिविटी। ठीक है, फ्री मार्केट्स मतलब क्या बच्चों? आप लोगों ने बिल्कुल ये वर्ड सुना रहेगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। सही बात है। तो फ्री मार्केट बोलती है हमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को दिमाग में रखना है। करेक्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है ना वो फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है। एग्जैक्टली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है? वेरी सिंपल। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब ऐसा इकोनॉमी जहां पे गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से फ्रीडम दे रखा है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम से कम होगा। एडम स्मिथ का अप्रोच यही था। ठीक है, बट एडम स्मिथ का बोलना और क्या था? देखो बच्चों यहाँ लिखा है, अकॉर्डिंग टू हिम गवर्नमेंट मस्ट बी इन लिमिटेड एरियाज लाइक नेशनल डिफेंस, मेंटेनेंस ऑफ जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ इटीसी। मतलब डिफेंस वाला एरिया हो गया, या फिर कोर्ट ऑफ लॉ हो गया, या फिर कुछ भी कानून बनाना है। ओके, तो सिर्फ इतने मैटर्स के लिए गवर्नमेंट इंटरफेयर करना चाहिए। उसके अलावा गवर्नमेंट बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लोग खुद का ख्याल खुद रखेंगे। इनफैक्ट एडम स्मिथ का बोलना ये भी था कि गवर्नमेंट जो है वो खर्चा ज्यादा करना ही नहीं चाहिए, लोग खुद का ख्याल खुद रखेंगे। गवर्नमेंट स्कूल बनाने नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि लोग खुद से जो है प्राइवेट स्कूल्स में सीख लेंगे। गवर्नमेंट जो है वो हॉस्पिटल्स नहीं बनाना चाहिए, लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना काम चला लेंगे। तो बेसिकली इनके हिसाब से गवर्नमेंट ने ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। क्यों? बिकॉज ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट पीपल विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। लोग खुद का ख्याल खुद रख सकते हैं, गवर्नमेंट इक्का दुक्का काम के लिए यहाँ पे इंटरफेयर करेगी। सही है। अच्छा तो यहाँ देखते हैं और एग्जैक्टली क्या लिखा है। ठीक है, सिंस 1930s, more specifically as a consequence of Great Depression, the state's role in the economy has been distinctly gaining in importance। बच्चों ये मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। देखो ये 1930 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। ठीक है बच्चों, एक दो मैं आपको ऐसे ईयर्स बता रहा हूँ जहां पे इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की काफी स्लो हो चुकी थी। 1930 में डिप्रेशन आया था। ठीक है, डिप्रेशन मतलब क्या? डिप्रेशन मतलब बेसिकली पूरा का पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी जो है ये काफी स्लो हो गया था। सही बात है। तो बच्चों 1930 के अलावा 2008 में भी
रिसेशन जैसा फेज आया था, ठीक है, 2000 ईयर में आईटी बबल जो है, ये भी आप लोगों ने ये सारी चीजें सीखी रहेगी इकोनॉमिक्स में, सीए फाउंडेशन बच्चों, राइट। तो यहाँ क्या लिखा है, देखो 1930s में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। बच्चों आपको एक सिंपल चीज में एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे देखो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। जब भी डिप्रेशन आता है, ठीक है, जब भी इकोनॉमी स्लो हो जाती है, ओके, से डिप्रेशन जैसा कोई फेज है, ओके, तो डिप्रेशन में क्या होगा, डिप्रेशन में पूरा का पूरा इकोनॉमी स्लो हो चुका है। जब भी पूरा इकोनॉमी स्लो होता है तब एक्चुअली गवर्नमेंट को यहाँ पे बिल्कुल इंटरफेयर करना चाहिए। प्लीज ध्यान से सुनना, डिप्रेशन में गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए। वो जो डिप्रेशन जैसे फेज में गवर्नमेंट जो है ना, इसको एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। ठीक है, क्या होगा अगर गवर्नमेंट खर्चे बढ़ाती है, तो वेरी सिंपल बच्चों देखो, अगर गवर्नमेंट खर्चे बढ़ा रही है, गवर्नमेंट खुद के जेब से पैसा निकाल रही है, तो ये पैसा किसी और का इनकम बनेगा। ठीक है, वी ऑल्सो नो दिस, वन मैन्स एक्सपेंडिचर विल बिकम अनदर मैन्स इनकम। तो गवर्नमेंट अगर खर्चा करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रही है, रोड बना रही है, डैम्स बना रही है, नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है, ये सब कब लेके आना चाहिए, डिप्रेशन में। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जैसे ही गवर्नमेंट खर्चा करेगी, तो इससे इकोनॉमी में पैसा ज्यादा आएगा, इकोनॉमी में मनी जो है, मनी का सप्लाई जो है ये बढ़ेगा, मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा। क्या होगा अगर मनी का सप्लाई बढ़ता है, तो बच्चों वी वेरी वेल नो दिस थिंग, जब भी इकोनॉमी में पैसों का सप्लाई बढ़ता है तो लोगों के हाथ में पैसा रहेगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, और अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो इकोनॉमी डिप्रेशन से निकल के रिकवर होगी। सही बात है, तो इससे इकोनॉमी रिकवर हो सकती है। ठीक है, इकोनॉमी रिकवर हो सकती है। तो जो आप लोग ये देख सकते हो, ये इकोनॉमी रिकवर होगी, बट किसकी वजह से, आंसर इज गवर्नमेंट की वजह से। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तो बिल्कुल इकोनॉमी काफी टाइम तक डिप्रेशन में रहेगी, काफी टाइम तक रिसेशन रहेगा, वो रिसेशन खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए किसी ना किसी को तो इंटरफेयर करना ही चाहिए। अब आप लोग देख सकते हो कि एडम स्मिथ ने जो सोच यहाँ पे खुद की रखी थी, तो एडम स्मिथ को यहाँ पे क्रिटिसिज्म मिलेगा। एडम स्मिथ का बोलना क्या था, एडम स्मिथ का बोलना ये था कि गवर्नमेंट को खर्चा नहीं करना चाहिए, पीपल विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। बट नो, ही वाज प्रूव्ड रॉन्ग इन 1930 when there was great economic depression, when the recovery was actually because of government। सही है, यहाँ लिखा है, देखो बच्चों यहाँ लिखा है, this is because in phase like depression the government's intervention is needed because without it economy would take more time to be on track। तो जब तक गवर्नमेंट नहीं आएगी तब तक इकोनॉमी फिर से पटरी पे आने के लिए उसको बहुत टाइम लग जाएगा। सही बात है, तो यहाँ लिखा है hence एडम स्मिथ was criticized for his theory। इसलिए एडम स्मिथ को हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं कि एडम स्मिथ का थ्योरी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जब भी डिप्रेशन जैसा फेज आएगा तब बिल्कुल गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ओके, सो दिस इज अगेन क्लासिकल अप्रोच, बराबर है। अच्छा बच्चों देखो, एडम स्मिथ की जो सोच थी ना, इससे हटके अलग डिफरेंट सोच थी रिचर्ड मुसग्रेव की। ठीक है, तो ये रिचर्ड मुसग्रेव अंकल, इनका बोलना क्या है ये हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा वेरी सिंपल, रिचर्ड मुसग्रेव पूरा उल्टा सोचते हैं, एडम स्मिथ से बहुत अलग इनका थ्योरी था। रिचर्ड मुसग्रेव का बोलना ये था कि गवर्नमेंट को हर बार इंटरफेयर करना चाहिए, बगैर गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के कोई भी इकोनॉमी सही तरीके से नहीं चल सकती है। क्यों, क्योंकि लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा फ्रीडम का मिसयूज करेंगे। तो इसलिए रिचर्ड मुसग्रेव के हिसाब से गवर्नमेंट को हर जगह इंटरफेयर करना चाहिए, जिससे इकोनॉमी को वो सही डायरेक्शन दे सके। ठीक बात है, यहाँ लिखा है रिचर्ड मुसग्रेव was of the opinion that government must play an active role to control the economy whenever the market fails। ठीक है, तो जब भी मार्केट फेल होता है, एग्जैक्टली मार्केट फेलियर क्या है बच्चों, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको ये दिमाग रखना पड़ेगा, मार्केट फेल होगा मतलब बेसिकली इसका मीनिंग ये होगा कि इकोनॉमी सही तरीके से नहीं चल रही, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो इसलिए अगर इकोनॉमी में कुछ भी गलत होता है तो यहाँ पे किसको आना पड़ेगा, यहाँ पे बिल्कुल गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ऐसा आप दिमाग में रखो, जब जब इकोनॉमी में गलत चीजें होगी तब तब गवर्नमेंट जो है वो नया अवतार लेती है, और गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल आके इकोनॉमी को बचाने की कोशिश करती है। ऐसा बोलना किसका था, आंसर इज रिचर्ड मुसग्रेव का बोलना था। सही बात है, तो जो यहाँ पे देखो, ये एक्चुअली ये जो हम लोग ये यूनिट जो सीख रहे हैं, ये सारा का सारा रिचर्ड मुसग्रेव के थ्योरी पे डिपेंड है। ठीक है, एडम स्मिथ के हिसाब से ही चल रहे हैं हम लोग किसके हिसाब से चल रहे हैं, आंसर इज रिचर्ड मुसग्रेव के थ्योरी को ही हम लोग इस यूनिट में डिटेल में सीखने वाले हैं। ठीक है,
he stated that functions of government can be classified into three categories, namely resource allocation, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। बच्चों ये तीन कैटेगरीज में गवर्नमेंट के फंक्शंस को रिचर्ड मुसग्रेव ने डिवाइड किया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये तीन कैटेगरीज का मीनिंग क्या है यही हमें समझना है बच्चों। दिस इज नथिंग बट योर एंटायर यूनिट। पूरे यूनिट में हमें गवर्नमेंट के तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस को अच्छे से समझना है। कौन से तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ लिखे हैं? रिसोर्स एलोकेशन, एलोकेशन फंक्शन, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं, एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, जिसको हम लोग स्टेबलाइजेशन फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक एक करके ये सारे फंक्शंस को डिटेल में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक बात है। अच्छा, तो बच्चों पहले आप लोग ये सारे पॉइंट्स नोट कर ले एक बार। ठीक है, दो थियरीज अभी हम लोगों ने पढ़े, एडम स्मिथ एंड देन रिचर्ड मुसग्रेव। ओके, तो बच्चों ये अगर आपने ये सारे पॉइंट्स नोट कर लिए हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमें तीन ही फंक्शंस इस यूनिट में सीखने हैं। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली ये एलोकेशन फंक्शन क्या होता है। ठीक बात है, ओके, यस। ओके, तो बच्चों ये एलोकेशन फंक्शन जो है ना, ये अच्छे से समझने के पहले मैं ना इसके एमयू नोट्स जो है एक्चुअली इसके नीचे लिखा हूं। ठीक है, तो पहले हम लोग एमयू नोट समझ लेते हैं, फिर हम लोग ये एलोकेशन फंक्शन के जो फेयर नोट्स है ना, इसको हम लोग अलग से नोट करना चाहिए आप लोगों ने, बराबर। तो बच्चों एलोकेशन फंक्शन है, ये एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये फेयर नोट्स है बच्चों। ठीक है, ये सारे के सारे फेयर नोट्स है, मतलब ये तो आपको लिखना ही है, फेयर नोट्स लिखना ही है। एमयू नोट्स लिखना है या नहीं लिखना है ये आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है कि लिखना चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो बिल्कुल लिखना है, राइट। ओके, सबसे पहले बच्चों हम लोग एमयू नोट्स में आते हैं, समझ लेते हैं एलोकेशन फंक्शन क्या है। ओके, यस, चलो ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, एलोकेशन फंक्शन एग्जैक्टली कौन सी चीज पे फोकस करता है। ठीक है बच्चों, ऐसा गवर्नमेंट का बोलना है कि देखो जो भी रिसोर्सेस है वो काफी लिमिटेड है। रिसोर्सेस लिमिटेड है मतलब वेरी सिंपल, देखो हर सोसाइटी में जो भी रिसोर्सेस हम लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो काफी लिमिटेड है। जैसे कि स्टील लिमिटेड है, ठीक है, पेट्रोल डीजल लिमिटेड है, अगेन क्रूड ऑयल से बनते हैं, ये सब लिमिटेड रिसोर्सेस है। तो हमें क्या करना चाहिए, कोई भी इकोनॉमी को सही तरीके से अगर चलाना है तो जो भी लिमिटेड रिसोर्सेस है उसका सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, कहीं पे भी मिसयूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज कौन एंश्योर करेगी, आंसर इज गवर्नमेंट एंश्योर करेगी। रिचर्ड मुसग्रेव का बोलना यह था कि गवर्नमेंट को हर बार इंटरफेयर करना चाहिए और ये एंश्योर करना चाहिए कि हमने सही तरीके से जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसका इस्तेमाल किया है क्या। अगर हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वहां पे मार्केट फेल होगा। ठीक है, तो देखते बच्चों, हम लोग पढ़ के एग्जाम्पल्स में आपको बताऊंगा, बहुत ईजी पॉइंट है। इट फोकसेस ऑन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब सही तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज का बंटवारा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग कोई चीज को सिर्फ एक ही पर्पस के लिए यूज करें जिसकी वजह से दूसरे पर्पस के लिए अब यूज करने के लिए वो बचा ही नहीं। एग्जाम्पल से अगेन बच्चों क्लियर होगा। ओके, तो देखो यहाँ लिखा है एलोकेशन इज नीडेड इन प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। तो बच्चों देखो प्राइवेट सेक्टर जो होता है, ठीक है, जहां पे हर एक चीज की कीमत मार्केट फोर्सेस से डिसाइड होती है। नाउ व्हाट इज मार्केट फोर्सेस, वेरी सिंपल, मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड एंड सप्लाई। बच्चों कोई भी चीज की कीमत कौन डिसाइड करता है, सेलर डिसाइड करता है या बायर डिसाइड करता है या दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, आंसर इज दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। सही है, तो डिमांड और सप्लाई दोनों के इंटरसेक्शन से हम लोग प्राइस निकालते हैं। बच्चों ये तो आपको बिल्कुल पता रहना ही चाहिए यार। ठीक है, ये इतना बेसिक चीज है इकोनॉमिक्स का। कोई भी चीज की कीमत कैसे डिसाइड होती है, आंसर इज डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होती है। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर में मार्केट फोर्सेस से चीजों की कीमत डिसाइड होती है, यहाँ पे भी एलोकेशन की जरूरत है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर कोई स्पेसिफिक रिसोर्स को एक ही जगह यूज कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, यहाँ पे भी स्टेट का एलोकेशन सही तरीके से होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल से बच्चों हमें ये पूरा पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल इज स्टील। बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने स्टील को एक रिसोर्स कंसिडर किया। नाउ व्हाट इज रिसोर्स, रिसोर्स मतलब वो सारी चीजें जिससे हम लोग
अलग अलग चीजों को बनाते हैं, सर्विसेज देते हैं, इसको हम लोग रिसोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने स्टील को रखा है, सिंपल सा एग्जाम्पल है, स्टील इज अ रिसोर्स एंड बच्चों वी नो दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है, रिसोर्सेज की कमी है। ओके, ये आपने सुना है क्या कहीं ना कहीं, रॉबिन्स ने ऐसा बोला था, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। नहीं भी पता है तो अभी खाली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपनी सोसाइटी में, हर सोसाइटी में, हर इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्टील, बच्चों स्टील अगेन लिमिटेड रिसोर्स है डेफिनेटली। स्टील आयरन से बनता है, आयरन अगेन अर्थ के सरफेस से मिलता है अपने को आयरन और, ठीक है, और ये लिमिटेड है डेफिनेटली, कभी ना कभी एग्जॉस्ट होने वाला है, सही बात है। तो ऐसे केस में हमें एज अ सोसाइटी स्टील का सही इस्तेमाल करने आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं दो यहाँ पे कैटेगरीज में डिवाइड किया, स्टील कार में भी यूज होता है, स्टील घर के लिए भी यूज होता है, ठीक है। बट बच्चों घर ज्यादा प्रायोरिटी वाला चीज है यार, क्यों? क्योंकि घर नेसेसिटी है, ठीक है, कोई भी पर्सन बगैर कार के रह सकता है बट बगैर घर के नहीं रह सकता है। तो कार ये थोड़ा लग्जरी वाला हो गया, ठीक है ना, कार इज मोर ऑफ अ लग्जरी और घर को प्रायोरिटी बिल्कुल मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मान के चलो सपोज ज्यादा से ज्यादा लोग कार बना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, कार बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग को यहाँ पे समझ में आएगा कि स्टील का मिसयूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्टील का मैक्सिमम यूज हम लोग कार बनाने के लिए अगर करेंगे तो घर बनाने के लिए जहां प्रायोरिटी है, जहां प्रेफरेंस देना चाहिए था, वहां पे कमी हो जाएगी स्टील की। तो ऐसे केस में ये चीज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे बीच में गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लिखा है कार और हाउस दोनों के लिए यूज हो रहा है, बट इफ यूज मोर फॉर कार्स, अगर ज्यादा हम लोग गाड़ियों के लिए यूज करेंगे तो क्या होगा, तो होगा मिस एलोकेशन, ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिस एलोकेशन? मिस एलोकेशन मतलब आपने लिमिटेड रिसोर्स को एक तरफा कर दिया है, एक तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा कार के लिए अगर यूज करोगे तो डेफिनेटली घर बनाने के लिए कम हो जाएगा, सही बात है ना। तो यहाँ पे इसलिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। किसका बोलना था ये? रिचर्ड मुजग्रेव का बोलना था। क्या बोलना था कि गवर्नमेंट को 3 अलग अलग फंक्शंस पे ध्यान देना होगा, और अभी हम लोग कौन सा फंक्शन पढ़ रहे हैं? एलोकेशन फंक्शन। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट नाउ, ठीक है। बट इफ इट डजंट, मतलब मान के चलो गवर्नमेंट ने इंटरफेयर नहीं किया तो क्या होगा बच्चों? अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तो क्या होगा, तो यहाँ पे मोनोपोली मार्केट बन जाएगा, ठीक है। मोनोपोली मार्केट मतलब आप लोग देख सकते हो यार, अगर इसके लिए ज्यादा यूज हो रहा है और उसके लिए यूज नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, मोनोपोली जैसा मार्केट बन जाएगा, इम्परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है। बच्चों मोनोपोली मार्केट इम्परफेक्ट कंपटीशन की वजह से क्या होगा, इम्परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली की वजह से चीजों की कीमत बढ़ जाएगी। बच्चों देखो हम लोग ये हर जगह देखते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तो क्या होगा, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तो प्राइवेट प्लेयर्स जो है खुद की मनमानी करेंगे, सही बात है। तो इसलिए यहाँ पे हर जगह गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट नहीं आएगी तो अगेन मोनोपोली मार्केट बन जाएगा, और मोनोपोली मार्केट बनने की वजह से चीजों की कीमत ज्यादा होगी, इससे कंज्यूमर का ही नुकसान यार। हु विल बी अनहैप्पी? आंसर इज कंज्यूमर विल बी अनहैप्पी, ठीक है। तो जो ये मैं आपको एक एग्जांपल देकर अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अलावा यार बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है, जैसे कि हम लोग अपने देश में गवर्नमेंट स्कूल्स क्यों देखते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स क्यों देखते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं होंगे तो क्या होगा, सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स रहेंगे, और अगर सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स रहेंगे तो ये मोनोपोली मार्केट जैसे बन जाएगा, ठीक है। मोनोपोली मतलब इसको लिटरली मत लेना बच्चों, ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स अगर होंगे तो इसका मीनिंग ये होगा कि लोगों को अपने पॉकेट से ज्यादा पैसे निकाल के देने पड़ेंगे, और हर एक पर्सन ये अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करके स्कूल्स खुद के बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग ये भी देखते हैं कि गवर्नमेंट के खुद के हॉस्पिटल्स भी है। गवर्नमेंट खुद के हॉस्पिटल्स क्यों बनाती है? बिकॉज गवर्नमेंट को पता है कि अगर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स नहीं होंगे तो प्राइवेट प्लेयर्स जो है प्राइस ज्यादा चार्ज करेंगे, जिससे कंज्यूमर का नुकसान हो सकता है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो जाएगा, मोनोपोली जैसा सिचुएशन हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, ये मेक श्योर करती है कि सही तरीके से हर एक रिसोर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है क्या, ठीक है। तो ये चीज थी बच्चों, ये अगेन रिचर्ड मुजग्रेव ने बोला है, बराबर। ओके, एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग पहले फेयर नोट से एक बार पढ़ लेते हैं, फिर अगर आपको लगता है तो एमयू नोट्स भी आप अलग से नोट कर लेना, ठीक है। ओके, yes, we'll read this now. Resource allocation refers to the way in which available factors of production are allotted among various users. मतलब जो भी factors of production है, जो भी resources है हमारे पास, ठीक है, ये हम लोग सही तरीके से allot करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं बहुत ज्यादा हो गया और कहीं कम हो गया। जैसे कि सभी लोग अगर कार्स के लिए यूज करें स्टील को, तो अगेन हाउस के लिए बहुत कम बचेगा स्टील। ये चीज अगेन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो इसलिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना जरूरी है, ठीक है।
One of the most important functions of economic system is optimum and efficient allocation of scarce resources. बच्चों देखो ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. scarce मतलब लिमिटेड. ठीक है, एग्जाम्पल क्या था मेरा स्केर्स रिसोर्सेज का? आंसर इज स्टील. लिमिटेड है तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी, विदाउट वेस्टेज ऑफ कोर्स. ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर इसमें है और अगेन गवर्नमेंट सेक्टर भी रहेगा, स्टेट एलोकेशन भी रहेगा. प्राइवेट सेक्टर रिसोर्स एलोकेशन इज बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस मैकेनिज्म, कंज्यूमर्स प्रेफरेंस एंड प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट मोटिव. तो बच्चों प्राइवेट सेक्टर अलग तरीके से चलता है और पब्लिक सेक्टर यानी कि जो स्टेट एलोकेशन का है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के पास कितना बजट है, कितना पैसा गवर्नमेंट को मिल रहा है, कितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर सकती है. सही है, तो प्राइवेट सेक्टर अगेन बच्चों प्राइवेट प्लेयर्स हैंडल करते हैं और यहाँ पे चीजों की कीमत डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई पे, ऑब्वियसली. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं प्राइवेट प्लेयर हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर में आता हूँ. सही है, तो यहाँ पे क्लास की फीस कितनी होगी ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये हम लोग अकेले डिसाइड नहीं करते बच्चों, ये टू वे होता है. क्यों? क्योंकि अगर मैं खुद अगर डिसाइड करूंगा तो मैं तो बहुत ज्यादा चार्ज करूंगा. मैं बोलूंगा लाओ 1 लाख रुपए इकोनॉमिक्स के लेक्चर के लिए, आप थोड़ा ना दोगे. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे टू वे होता है. मैं कुछ भी चार्ज करूंगा तो मेरे को पता है कंज्यूमर पे करने वाला नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कंज्यूमर का भी एंगल दिमाग में रखते हुए फीस को कोट करूंगा. ठीक है, तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई बच्चों ये दोनों के इंटरसेक्शन से अगेन हम लोग प्राइस निकालते हैं. प्राइवेट सेक्टर इस तरीके से काम करता है. स्टेट एलोकेशन जो है ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के पास कितना बजट है, कितना यहाँ पे खर्चा गवर्नमेंट कर सकती है, कितना एक्सपेंडिचर कर सकती है, कितना रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिल रहा है. राइट, अच्छा देखते हैं यहाँ पे और क्या लिखा है बच्चों. देखो यहाँ पे ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. मार्केट इकोनॉमी इज सब्जेक्ट टू सीरियस माल फंक्शनिंग एंड मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. इसका मीनिंग क्या है बच्चों? यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे एग्जाम में अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं. सी, अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी ना तो मार्केट सही तरीके से नहीं चलेगा. ठीक है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं करना मतलब ऐसा होगा कि कोई क्लास में एग्जाम चल रहा है और वहां पे कोई भी है ही नहीं एग्जामिनर घूमने के लिए, बच्चे चीटिंग करेंगे. ठीक है बच्चों, कोई भी क्लास में अगर मान चलो टेस्ट रखी जा रही है तो क्या करना चाहिए? तो वो जो सर है वो घूमना चाहिए, देखना चाहिए स्टूडेंट्स चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं. अगर क्लास को ऐसे ही खुला रख दिया तो डेफिनेटली मार्केट फेल होगा. व्हाट इज मीनिंग ऑफ मार्केट फेल होगा? स्टूडेंट चीटिंग करेगा ही. ठीक है, भले ही बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, भले ही उसको लग रहा है कि यार पेपर में हर एक चीज आती है, फिर भी वो बाजू वाले को पूछ लेगा, अरे सुन ना फर्स्ट क्या आंसर का बताना मेरे को, क्या है आंसर, मैच कर लेगा वो. ठीक है, तो बच्चों ये चीज मैं आपको वही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर मार्केट को ऐसे खुला कर दिया तो डेफिनेटली मार्केट फेल होगा. इसलिए कौन इंटरफेयर करना चाहिए? आंसर इज गवर्नमेंट. ठीक है, तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग यहाँ पे वही पढ़ रहे हैं बच्चों. मार्केट इकोनॉमी सब्जेक्ट टू सीरियस माल फंक्शनिंग एंड मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज which leads to market failure. This is actually a very important term, market failure. बच्चों अलग से हमको एक और यूनिट सीखना है जिसका नाम मार्केट फेलियर है. ठीक है, तो ये हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ने वाले हैं. फिलहाल के लिए आपको दिमाग रखना होगा मार्केट फेलियर मतलब कुछ ना कुछ गलत हो रहा है मार्केट में, इकोनॉमी में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है तो उसको हम लोग मार्केट फेलियर बोलते हैं. ठीक है, अच्छा, इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. दिस इज इंपॉर्टेंट. एग्जाम में दे में आस्क यू क्वेश्चन कि इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों होता है, तो आपको ये सारे रीजंस लिखने पड़ेंगे. ठीक है, ये मैं आपको बच्चों फटाफट क्विकली पढ़ के एक्सप्लेन कर रहा हूं. ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे? इनपरफेक्ट कंपटीशन एंड प्रेजेंस ऑफ मोनोपोली व्हिच लीड्स टू अंडर प्रोडक्शन, हायर प्राइसेस. बिल्कुल बच्चों, ये देखो मैं आपको यही एक्सप्लेन कर चुका हूं. अगर मान के चलो सपोज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं होंगे तो क्या होगा? अंडर प्रोडक्शन, अंडर सर्विसेज मतलब कम सर्विसेज दिए जाएंगे. आप लोग सोचो ना, अगर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स नहीं तो क्या होगा? सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स है. अगर कोई भी पर्सन बीमार है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा और प्राइवेट हॉस्पिटल अगेन सारे के सारे लोगों को नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स कम है यार. सही बात है ना. तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत कम है अपनी कंट्री में तो क्या होगा? ज्यादा लोगों को वो नहीं ले सकते हैं. अगर पेशेंट ज्यादा है तो मतलब इसका क्या है? डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, हॉस्पिटल्स की कमी है. क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स अगर है पूरे इंडिया में तो क्या होगा? डेफिनेटली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं होने के चक्कर में मोनोपोली जैसा मार्केट बन जाएगा. यहाँ वही लिखा बच्चों. ठीक है, इससे अंडर प्रोडक्शन होगा और चीजों की कीमत बढ़ेगी और मार्केट फेल होगा फिर. सही है ना. तो यहाँ पे इसलिए गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, इसलिए गवर्नमेंट खुद के हॉस्पिटल्स लेके आती है. अगेन प्राइवेट स्कूल्स अगर होंगे सिर्फ और गवर्नमेंट के स्कूल्स नहीं होंगे तो भी मार्केट फेल होगा. सही बात है ना. तो यहाँ पे मैं आपको दो चीजें फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चों. अगर आप चाहो तो आप इसको लिख सकते हो अलग से. ठीक है, क्या क्या यहाँ लिखना चाहिए यहाँ पे? यस, मैंने अभी बताया भी आपको. जैसे कि यहाँ पे इसलिए therefore there are government schools.
इसलिए तो गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, ठीक है, इसलिए तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं, नहीं होंगे तो मार्केट फेल हो जाएगा, राइट ना। ओके, अच्छा और क्या लिखा है यहाँ पे नेक्स्ट, मार्केट फेल्स टू प्रोवाइड कलेक्टिव गुड्स व्हिच आर जनरली कंज्यूम्ड इन कॉमन बाय ऑल पीपल। ठीक है बच्चों, अभी देखो यहाँ पे इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, अगर मान के चलो इंडियन रेलवेज अगर नहीं होते थे तो क्या होता था बच्चों, ऐसा हो सकता था क्या कि अगर इंडियन रेलवेज नहीं है तो लोग बहुत लूटते थे, प्राइवेट रेलवेज अगर होते थे तो, ठीक है, तो इसलिए जब कभी भी जनरल पब्लिक को कुछ कलेक्टिव चीजों की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और गवर्नमेंट वो चीज सस्ते दाम में पहुंचाने की कोशिश करती है। आंसर इज इंडियन रेलवेज। ठीक है, आप लोग देख सकते हो इंडियन रेलवेज जिस कीमत में अपने को सर्विसेज देते हैं उतना प्राइवेट सेक्टर नजदीक भी नहीं आ सकता है। ठीक बात है, इतने सस्ते में क्यों देती है अपने को इंडियन रेलवे सर्विसेज, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट फेल होने से उनको बचाना है। अगर इंडियन रेलवे कलेक्टिव लोगों को यहाँ पे कॉमन यहाँ पे सर्विसेज नहीं देगी तो लोगों का काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वही लिखा, मार्केट फेल्स टू प्रोवाइड कलेक्टिव गुड्स व्हिच आर जनरली कंज्यूम्ड इन कॉमन बाय ऑल पीपल। तो जो लोग कॉमनली कोई चीज को अगर कंज्यूम करते हैं जिसकी जरूरत कॉमन पब्लिक को है, जनरल पब्लिक को है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, एग्जाम्पल देखो रोड, हम लोग रोड पे ट्रैवल करते हैं, ये एकदम जनरल है, कोई भी यूज कर सकता है। तो जो भी कॉमन कलेक्टिव गुड्स है, ठीक है, जैसे कि पब्लिक पार्क हो गया, रोड हो गया, ठीक है, डैम हो गया, फ्लाईओवर हो गया, रेलवे हो गया, ये सब चीजें अगर प्राइवेट प्लेयर्स नहीं बना सकते सही तरीके से तो गवर्नमेंट को आना पड़ेगा और गवर्नमेंट को खुद से ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी ये सब कुछ सस्ते दाम में हो रहा है। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तो मार्केट फेल होगा बच्चों, सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं आपको एग्जाम्पल्स लिख के बता देता हूँ, राइट, हर जगह अगर आप एग्जाम्पल लिखोगे तो आपको ये याद रहेगा लंबे टाइम तक। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रोड्स, रेलवेज, ईटीसी। ठीक बात है। अच्छा और क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, यस, नेक्स्ट वन रिटन हियर इज externalities which arise when the production and consumption of a good or service affects people and they cannot influence to market the decisions about how much of the good or service should be produced, example pollution। ये क्या लिखा है, ये पूरे के पूरे लाइन को मैं एक अलग एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा बच्चों। ठीक है, तो ध्यान देना अच्छे से, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है, देखो। ओके बच्चों, जो एक्चुअली आपने अभी जो एमयू नोट लिखा था ना, उसी के नीचे यहाँ पे एक और पॉइंट मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। सी दिस इज द एमयू नोट, बराबर। तो एमयू नोट के नीचे हम लोगों ने ये स्टील वाला एग्जाम्पल लिया था, बराबर, और ये स्टील वाले एग्जाम्पल के नीचे ये एक और केस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मार्केट फेलियर का। नाउ एक चीज आपको पहले क्लैरिफाई करता हूँ, मार्केट फेलियर जैसे ही मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि इसका एक अलग यूनिट है, हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं मार्केट फेलियर एग्जैक्टली क्या होता है। बट यहाँ एक और एग्जाम्पल में देके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली मार्केट फेलियर और कौन से रीजन की वजह से हो सकता है। सही है, गवर्नमेंट विल एंश्योर मार्केट फेलियर वोंट हैपन। ओके, मार्केट फेलियर मतलब क्या, जब भी हम लोग बोलते हैं कि मार्केट फेल हो रहा है तब या तो बायर को नुकसान होगा नहीं तो सेलर को नुकसान होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता दो बच्चों में, मार्केट फेल्स बिकॉज ऑफ निगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। अच्छा, ये निगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या होता है, वेरी वेरी सिंपल, ये सेम चीज मैं आपको डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में नेक्स्ट यूनिट में बताने वाला हूँ। अभी के लिए आप ऐसा इसको समझ के लो, निगेटिव मतलब नुकसान होना है, ठीक है, निगेटिव मतलब नुकसान हो रहा है। एक्सटर्नैलिटीज मतलब क्या, वेरी सिंपल, एक्सटर्नैलिटीज मतलब वो चीज जो मेरे कंट्रोल में नहीं है बट मेरे को जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज निगेटिव एक्सटर्नैलिटी। वेरी वेरी सिंपल, फिर से बता रहा हूँ, निगेटिव एक्सटर्नैलिटी मतलब क्या, निगेटिव मतलब अगेन नुकसान हो रहा है, डेफिनेटली मेरे लिए अच्छा नहीं है, निगेटिव है। एक्सटर्नैलिटी मतलब ऐसी कोई चीज जो मेरे कंट्रोल में नहीं है बट मेरे को उससे नुकसान हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज निगेटिव एक्सटर्नैलिटी। ठीक है, अच्छा बच्चों, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ये एग्जांपल यहाँ पे जो लिखा है ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम लोग और भी बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो जो इस एग्जांपल में क्या, इस एग्जांपल में मान के चलो एक टायर मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, सो वी हैव अ टायर मैन्युफैक्चरर। ये टायर मैन्युफैक्चरर क्या करता है, ये खुद का एक फैक्ट्री सेट करता है और इस फैक्ट्री में ये टायर बनाने का काम कर रहा है। ओके, तो बच्चों अब देखो क्या होता है, ये टायर मैन्युफैक्चरर टायर बना के कंज्यूमर को ये चीज बेच रहा है, कंज्यूमर खुश है क्योंकि उसको टायर मिल रहा है, सही बात है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकता है बच्चों, ऐसा हो सकता है क्या कि टायर मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चर किया है टायर और इस चक्कर में बहुत पोल्यूशन हो रहा है, और ये पोल्यूशन का निगेटिव इंपैक्ट किस पे होगा, जो भी उस फैक्ट्री के नजदीक रहने वाले लोग हैं, जो भी रेसिडेंट्स है,
इनको इसका नुकसान सहन करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा देखो, पीपल रिसाइडिंग द फैक्ट्री, रिसाइडिंग नियर द फैक्ट्री, एक्चुअली रिसाइडिंग नियर द फैक्ट्री आर नॉट हैप्पी ड्यू टू पोल्यूशन। क्यों? क्योंकि जो लोग नजदीक रहते हैं फैक्ट्री के, उन्हें पोल्यूशन जैसी चीज सहन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर आप रेसिडेंट्स हो, फैक्ट्री के नजदीक अगर आपका घर है, तो यहाँ पे ये चीज आपके लिए निगेटिव एक्सटर्नैलिटी के तौर पे साबित होगी। कैसे निगेटिव एक्सटर्नैलिटी? क्योंकि फैक्ट्री से जो पोल्यूशन हो रहा है, इससे आपके हेल्थ पे बुरा असर होगा, सही सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बट ये चीज आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है। आपने खुद ने थोड़ी ना किया है, ये तो टायर मैन्युफैक्चरर की वजह से आपको नुकसान हो रहा है, तो ये चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, जिससे हमें नुकसान हो सकता है, मतलब दूसरों की वजह से अगर हमें कुछ नुकसान होता है, दैट इज कॉल्ड एज निगेटिव एक्सटर्नैलिटी। जब कभी भी मार्केट में निगेटिव एक्सटर्नैलिटी होगी तो मार्केट फेल होगा, और जब भी मार्केट फेल होगा तो गवर्नमेंट को बीच में आके इंटरवीन करना पड़ेगा। रिचर्ड मुजरेव का बोलना वही था बच्चों कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। अब गवर्नमेंट ऐसे मैटर में कैसे इंटरफेयर करेगी? वेरी सिंपल, गवर्नमेंट बोलेगी, देखो टायर मैन्युफैक्चरर को बोलेगी, देखो आपकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है, दिस इज निगेटिव एक्सटर्नैलिटी, नाउ यू नीड टू पे एक्स्ट्रा मनी, टैक्स के फॉर्म में आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। एनवायरमेंट को अगर आप नुकसान करोगे तो आपको अलग से टैक्स हम लगाएंगे, ये टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, ये अमाउंट आपसे हम लोग चार्ज कर रहे हैं बिकॉज आपकी वजह से पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है। अच्छा, अगर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट टैक्स वसूल करेगी टायर मैन्युफैक्चरर से, तो हो सकता है कि टायर मैन्युफैक्चरर जो है वो खुद का प्रोडक्शन कम कर दे। जैसे ही वो खुद का प्रोडक्शन कम कर देगा, पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग साफ साफ ये है, जब कभी भी मार्केट फेल होता है तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, और जब गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो हम लोग देखते हैं कि उससे मार्केट फेल पूरी तरीके से नहीं होगा, मार्केट को फेल होने से गवर्नमेंट बचा रही है। सही बात है बच्चों, देयर कैन बी नंबर ऑफ एग्जांपल्स, यार बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। से फॉर एग्जांपल, आप सिगरेट स्मोकिंग नहीं करते हो, बट पब्लिक प्लेस में अगर सपोज कोई पर्सन सिगरेट स्मोकिंग करता है, तो इससे आपको तकलीफ हो सकती है, बिल्कुल ठीक है, तो ये आपके लिए निगेटिव एक्सटर्नैलिटी होगा। व्हाई निगेटिव एक्सटर्नैलिटी? ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने सिगरेट स्मोकिंग नहीं किया, किसी और की वजह से आपको तकलीफ हो रही है, निगेटिव तो आपके लिए होगा। एक्सटर्नैलिटी क्यों? बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज नॉट इन योर कंट्रोल। दूसरा पर्सन सिगरेट पी रहा है यार, उससे आपका यहाँ पे कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है, बट आपको उसका नुकसान हो रहा है, तो ये हो गया निगेटिव एक्सटर्नैलिटी। तो गवर्नमेंट इसको कैसे रोकेगी? वेरी सिंपल, गवर्नमेंट ने बहुत जगह पे पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग बैन किया है। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट इंटरवेन अगर नहीं करेगी तो मार्केट फेल होगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। सही बात है बच्चों, तो ये सारी चीजें निगेटिव एक्सटर्नैलिटीज के एग्जांपल है। अच्छा, एक और एग्जांपल क्या हो सकता है? मान के चलो रात के 12 बजे आपका नेबर जोर जोर से गाने बजा रहा है, ठीक है, तो ये भी निगेटिव एक्सटर्नैलिटी है बच्चों। क्यों? क्योंकि नेबर जोर जोर से गाने बजा रहा है, इस चक्कर में आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो ये आपके लिए निगेटिव हो गया। प्लस नेबर गाने बजा रहा है, दिस इज नॉट इन योर कंट्रोल, इसलिए इसको हम लोग एक्सटर्नैलिटी बोलेंगे। सही बात है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को बिल्कुल इंटरवेन करना चाहिए। बिल्कुल बच्चों, अपने देश में बहुत सारे लॉज ऐसे बने हैं जिसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी भी नहीं है, ठीक है, तो अगर आपका नेबर रात को 12 बजे जोर जोर से गाने बजा रहा है, तो आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हो। पुलिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी जब भी मार्केट फेल होगा। सही बात है, तो यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था बच्चों। दिस इज समथिंग यू कैन राइट, जब आप सारे पॉइंट्स लिखोगे तब ये भी लिख देना अलग से, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं ऊपर के पॉइंट पे, देखते हैं यहाँ पे ये चीज अब आपको समझ में आ रही है क्या? ठीक है, ओके। तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया बच्चों? यस, मैंने इम्परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट फेल होगा अगर कलेक्टिव गुड्स नहीं बनाएंगे, तो एक्सटर्नैलिटीज वाला पॉइंट अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। यहाँ पे पोल्यूशन वाला एग्जांपल, अब मेरे को लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई है। जब भी एक्सटर्नैलिटी से लोगों को नुकसान होगा तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है बच्चों, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखा है? फैक्टर इमोबिलिटी विच कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनएफिशिएंसी, ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फैक्टर इमोबिलिटी? बच्चों, ऐसा हो सकता है क्या कि बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकने की वजह से, हो सकता है क्या कि कुछ जगह पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है और कुछ जगह पे बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर इमोबिलिटी को भी गवर्नमेंट बहुत बार अपने तरीके से इसको हैंडल करती है। ओके, फैक्टर इमोबिलिटी विच कॉजेस अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनएफिशिएंसी, अगेन गवर्नमेंट भी इसमें इंटरवीन करती है, मैं बताऊंगा आपको ये भी पॉइंट अलग से। इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, व्हाट इज इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन? बच्चों, बहुत सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन का, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, से
आप कोई नए प्लेस पे जाते हो, ठीक है, और नए प्लेस पे जाने के बाद सपोज आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और आप ऑटो करते हो, ठीक है। बहुत बार ऐसा हो सकता है क्या कि आपको पता ही नहीं कि नए प्लेस में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने का ऑटो वाला नॉर्मली कितना रीजनेबली चार्ज करना चाहिए, ठीक है। तो ऑटो वाला क्या करता है, ऑटो वाला आपसे बहुत ज्यादा अमाउंट चार्ज कर रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। आपको जानकारी नहीं है, नई जगह होने की वजह से आपको अंदाजा ही नहीं है कि ऑटो वाला जो पैसे आपसे चार्ज कर रहा है वो ज्यादा है या कम है। तो यहाँ पे आपका नुकसान हो सकता है। क्यों? बिकॉज यू वर नॉट हैविंग परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे भी मार्केट फेल होगा, बिल्कुल। तो ऐसे केसेस में भी गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। कैसे गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी? बच्चों देखो, सिंपल चीज बताता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि एयरपोर्ट पे या फिर और ऐसे पब्लिक जगह पे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आके पहले से रेट फिक्स कर देती है। गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एयरपोर्ट से अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है तो इतना ये फिक्स्ड फेयर है। तो ये चीज होना चाहिए जिससे ट्रांसपेरेंसी रहे, लोगों को समझ में आए कि उनको लूटा नहीं जा रहा है। सो दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा है बच्चों, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन से भी मार्केट फेल होता है। ओके, अच्छा, और लास्ट का लिखा है इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो ये बच्चों, ये तो हम लोग बिल्कुल देखते हैं कि इनकम और वेल्थ हर जगह इनइक्वल तरीके से, अनइक्वल तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इनइक्वालिटीज है, ठीक है। तो बच्चों ये एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि अपने देश में भी अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है। तो गवर्नमेंट को आके कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट बोलती है देखो, जो चीजें अमीर परचेज करता है, जो बहुत महंगी चीजें है, जो लग्जरी आइटम्स है, इसके ऊपर हम टैक्स ज्यादा वसूल करेंगे। और जो चीजें गरीब परचेज करता है, जैसे कि खाने पीने की चीजें होगी, उस पर हम कम टैक्स लगाएंगे। सो दिस इज अगेन गवर्नमेंट्स वे ऑफ इंटरवीनिंग व्हेनेवर दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स हैपन। सही है, ठीक है। तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। देखो यहाँ पे और क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू मुस्ग्रेव, गवर्नमेंट इज अ मीडियम बाय व्हिच नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ सिटीजंस आर fulfilled, which will lead to effective and optimum allocation of limited resources। गवर्नमेंट अगर इंटरवीन नहीं करेगी तो जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसका मिस एलोकेशन होगा बच्चों, मिस यूज होगा। सही है। अच्छा, यहाँ पे ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। बच्चों ये 7 पॉइंट जो ना, इवन यू कैन मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट, इस पे एग्जाम में अलग से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या क्या करेगी, गवर्नमेंट कैसे कैसे रिसोर्स एलोकेशन को हैंडल करेगी, क्या क्या सोल्यूशन है गवर्नमेंट के पास, ये सब कुछ यहाँ पे इसका लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका वैसे, बट अभी एक बार हम लोग क्विकली पढ़ के देख लेते हैं अच्छे से क्या क्या लिखा है। ओके, क्या क्या लिखा है देखो, सबसे फर्स्ट, गवर्नमेंट में डायरेक्टली प्रोड्यूस द इकोनॉमिक गुड। बहुत बार क्या हो सकता है, अगर मान के चलो गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी तो बहुत सारी चीजें प्राइवेट प्लेयर्स प्रोड्यूस करेंगे और वो बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे। मोनोपोली, इम्परफेक्ट सिचुएशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन जैसा सिचुएशन हो जाएगा। इसलिए हम लोग देखते हैं बहुत बार क्या होता है, बहुत बार गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी खुद बनाती है, ठीक है। बहुत बार पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बसेस हो गए, ठीक है, या फिर रेलवेज हो गया, सबसे बेस्ट एग्जांपल। ये सारी जगह पे गवर्नमेंट को सर्विसेज देना चाहिए। ये कलेक्टिव गुड्स है, हर एक पर्सन यूज करता है, हर एक पर्सन इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, हर एक पर्सन को ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो अगेन लोग बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे, जनरल पब्लिक का नुकसान होगा। सही बात है। अच्छा, और क्या लिखा है, गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस प्राइवेट एलोकेशन थ्रू इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स। ये देखो बच्चों, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे। गवर्नमेंट क्या बोल सकती है, गवर्नमेंट बोल सकती है देखो हम लोग टैक्स कंसेशन और सब्सिडी देंगे। व्हाट इज टैक्स कंसेशन? कम टैक्स लगाना। सब्सिडी मतलब पैसे देना उल्टा, सब्सिडी इज ऑपोजिट ऑफ टैक्स। सही, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, गवर्नमेंट बोलेगी हम आपको टैक्स में छूट देंगे या फिर आपको सब्सिडीज देंगे अगर आप ऐसी चीजें बना रहे हो जिससे सोशल वेलफेयर प्रमोट होगा, ठीक है। बट अगर आपने ऐसा कोई चीज बनाया है जिससे सोसाइटी को नुकसान हो सकता है, जैसे कि सिगरेट हो गया या अल्कोहल हो गया, तो आपको हम लोग हायर टैक्सेस लगाएंगे। बच्चों वी कैन सी कंपनीज लाइक आईटीसी, ये जो सिगरेट बनाती है कंपनी, ठीक है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है, बराबर। और आप लोग देख सकते हो बच्चों कि आईटीसी को कितना ज्यादा एक्साइज ड्यूटी यहाँ पे, मतलब बेसिकली जीएसटी जो है भरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो लोग सिगरेट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो सिगरेट और अल्कोहल पे कभी भी टैक्स कम होने का चांस हो ही नहीं सकता है, बिकॉज ये सारे सिन गुड्स है, ठीक है। सिन गुड्स मतलब ये सारे वो चीज है जिससे सोसाइटी का वेलफेयर नहीं हो रहा है, बराबर। तो गवर्नमेंट यहाँ पे आके इंटरवीन कर रही है अगेन, ताकि मार्केट फेल ना हो, ठीक है। ओके, और क्या लिखा है, गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस एलोकेशन थ्रू इट्स कंपटीशन पॉलिसीज, मर्जर पॉलिसीज, ईटीसी,
विच विल अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बच्चों देखो, गवर्नमेंट जो है ना वो कंपटीशन की पॉलिसीज बनाती है, ठीक है, कंपटीशन की पॉलिसीज बनाती है, मतलब आई गिव यू वन गुड एग्जांपल। बच्चों अगर मान के चलो इंडिया में दो बड़े बड़े कंपनीज एक जगह आते हैं और एक जगह आके बहुत बड़ा एंटिटी बन रहा है, तो यहाँ पे अपने देश में कंपटीशन एक्ट नाम का एक कानून है जो ये होने से रोकेगा। ठीक बात है। कंपटीशन एक्ट क्या करता है? कंपटीशन एक्ट जो है वो अपने कंट्री में बड़े बड़े मोनोपोलीज को क्रिएट होने से बचा रहा है, क्योंकि अगर कंपटीशन एक्ट नहीं होगा, गवर्नमेंट ये लॉ अगर पास नहीं करेगी, तो बहुत बड़े बड़े मोनोपोलीज के चक्कर में अगेन लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि ये सिर्फ सेलर का मार्केट रहेगा, बायर का मार्केट नहीं रहेगा। बायर को वो पैसा देना पड़ेगा जो सेलर मांग रहा है। तो इसलिए अपने देश में यहाँ लिखा, देखो कॉम्पिटिशन एक्ट जो है ये इंडिया में गवर्नमेंट ने लॉ पास किया जिससे एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को रोका जा सकता है। सही बात है। अगेन गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है यहाँ पे भी। गवर्नमेंट्स रेगुलेटरी एक्टिविटीज सच एज लाइसेंसिंग, कंट्रोल्स, मिनिमम वेजेस एंड डायरेक्टिव्स ऑन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस रिसोर्स एलोकेशन। अगेन ये भी चीज है, गवर्नमेंट जो है वो बहुत जगह लाइसेंसिंग से कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट बोलती है अगर आपको ये बिजनेस करना है हमारा लाइसेंस जरूरी है, और गवर्नमेंट लाइसेंस अगर देगी नहीं ज्यादा तो वो चीज का प्रोडक्शन भी ज्यादा नहीं होगा। से फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने अल्कोहल के लिए लाइसेंस नहीं दिया, लिमिटेड लाइसेंस बांट रही है, तो क्या होगा? तो इससे क्लियरली बच्चों ये समझ में आता है कि गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि गवर्नमेंट अल्कोहल को डीमोटिवेट करे। सही है। तो ऐसे बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग का क्लॉज लगाया है जिसकी वजह से आपको बिजनेस करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, और गवर्नमेंट लिमिटेड लाइसेंस ही इशू करती है। ठीक है। मिनिमम वेजेस, कम से कम आप एम्प्लॉइज को इतने तो पैसे देना चाहिए। ठीक है। तो ये सारे के सारे डायरेक्शंस जो है गवर्नमेंट देती है, राइट। गवर्नमेंट सेट्स लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क्स। बिल्कुल, गवर्नमेंट लीगल फ्रेमवर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क सेट करती है। गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है जो इंश्योर करेगा कि सारे लोग सही तरीके से टैक्स भर रहे हैं क्या। ठीक है। उसके अलावा भी कोर्ट ऑफ लॉ होता है जो अगेन पूरा का पूरा लीगल फ्रेमवर्क को मैनेज करता है। ठीक है। एनी ऑफ a mixture of intermediate techniques may be adopted by government। तो गवर्नमेंट ये सारे मेथड्स को मिक्स करके बिल्कुल अडॉप्ट कर सकती है। बच्चों ये एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन इस पे आ सकता है। क्वेश्चन कैन बी कि गवर्नमेंट कैसे रिसोर्स एलोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक बात है। तो बच्चों ये था अपना फर्स्ट फंक्शन गवर्नमेंट का। ठीक है। फिर से मैं इसका नाम आपको याद दिला देता हूँ बच्चों, हम लोग इतने टाइम से एलोकेशन फंक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है। हम लोग कहाँ से कहाँ आ रहे हैं? वेरी सिंपल, हम लोगों ने सबसे पहले देखा है दो थियरीज को। कौन से दो थियरीज? पहला थियरी था एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ ने बोला था कि गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, बट अगेन एडम स्मिथ को क्रिटिसाइज किया गया था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद में। रिचर्ड मुसग्रेव, इनका बोलना क्या है? इनका बोलना ये कि गवर्नमेंट को बिल्कुल एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए और गवर्नमेंट तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस निभाना चाहिए: रिसोर्स एलोकेशन, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। पहला फंक्शन मैंने आपको भी बताया। अब आप लोग ये सारे पॉइंट्स को आराम से नोट कर सकते हो। सही है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखना है। दीज आर फेयर पॉइंट्स बच्चों, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बच्चों अगर ये सारे पॉइंट्स आपने लिख लिए तो अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। देखते हैं एग्जैक्टली नेक्स्ट फंक्शन में क्या क्या चीजें गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है। बच्चों रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को समझने के पहले अगेन हम लोग सबसे पहले एमयू नोट से कुछ बेसिक चीजें क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग सारे पॉइंट्स को पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो बच्चों देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी। दीज आर एमयू नोट्स अगेन। सही है। जो मैंने खुद के हैंड राइटिंग में लिखा है ये सारे एमयू नोट्स है। बराबर। तो बच्चों देखो यहाँ क्या लिखा है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना मतलब क्या? वेरी सिंपल बच्चों, रीडिस्ट्रीब्यूट करना मतलब क्या पता है? जो अमीर है उनसे पैसा निकालो और गरीबों को देने की कोशिश करो। रॉबिन हुड जैसा काम है गवर्नमेंट का यहाँ पे। सही बात है। मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर तू अमीर है तो तू ज्यादा पैसे हमें दे, टैक्स ज्यादा दे, और तू गरीब है तो तू कम टैक्स दे, हम तेरे को चीजें सस्ते में देंगे। ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रही है? गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि जो बहुत अमीर होते जा रहा है उसको थोड़ा उसका इनकम कम किया जाए, और जो बहुत गरीब है उसको थोड़ा अपलिफ्ट करे, जिससे ऑलमोस्ट सोसाइटी में
इक्वल इनकम, इक्वल तो नहीं बोलेंगे बट हाँ गवर्नमेंट का ये एक तरीका है जिससे गवर्नमेंट इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है। रीडिस्ट्रीब्यूट करना मतलब क्या, रीडिस्ट्रीब्यूट करना मतलब सही तरीके से इनकम को स्प्रेड करना, वेल्थ को स्प्रेड करना, ठीक है। इससे ऐसा नहीं हुआ कि अमीर का और गरीब का इनकम सेम हो जाएगा, नो, बट गवर्नमेंट का एक तरीका ही है, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि अगर कोई अमीर है तो उनसे थोड़ा ज्यादा टैक्स मांगे, कोई गरीब है तो उसको थोड़ा हम लोग सस्ते में चीज प्रोवाइड करने की कोशिश करें। सो दिस इज द इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बच्चों अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं होगा ना तो इसका मीनिंग क्या होगा पता है, अमीर लोग बहुत ज्यादा अमीर होते जाएंगे, गरीब लोग बहुत ज्यादा गरीब होते जाएंगे, उन्हें लूटा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा ताकि ये जो इनजस्टिस है इसको गवर्नमेंट रोके, ठीक बात है। तो देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या लिखा है। इट इज अगेन गवर्नमेंट्स जॉब टू एंश्योर दैट गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इज नैरो। मतलब गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रही है, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि जो गैप है अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकम का गैप कम करने की कोशिश गवर्नमेंट करेगी। इससे ऐसा नहीं होगा कि दोनों का इनकम इक्वल हो जाएगा, गैप पूरा जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अमीर अमीर ही रहने वाला है, गरीब गरीब ही रहने वाला है, बट उसे हम लोग गरीबी से थोड़ा ऊपर लेके आए और अमीर लोगों से हम लोग थोड़ा ज्यादा पैसा चार्ज कर लेंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, ऐसा गवर्नमेंट का सोचना है, ठीक है। या वही है बच्चों, इसलिए यहाँ पे अमीर लोग जो है इनसे ज्यादा टैक्स वसूल किया जाएगा और जो गरीब लोग है इनसे कम टैक्स वसूल किया जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो जो आपको इनकम टैक्स के स्लैब्स पता हो गया यार, हर साल चेंज होते रहते हैं, ठीक है। बट अगर आपने एक चीज ऑब्जर्व की है तो इनकम टैक्स के जो स्लैब्स होते हैं ना, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट क्या प्रूव करती है, गवर्नमेंट प्रूव करती है देखो अगर इतने लिमिट तक अगर आप पैसा कमाते हो तो आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप इनकम ज्यादा कमाते जाओगे तो वैसे वैसे आपका जो टैक्स का स्लैब है वो भी बढ़ते जाएगा, सही बात है। तो बच्चों अपने कंट्री में मैक्सिमम जो हाईएस्ट रेट है इंडिविजुअल्स के टैक्स का वो 30% है, सही बात है। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी अगर आप ये इनकम के ऊपर कमाते हो तो 30% भरो, और अगर आप इस लेवल से भी कम कमाते हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी आप बिल्कुल टैक्स मत भरो। तो इससे ये चीज क्लियर होगी बच्चों कि गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि कोई गरीब पर्सन है कम इनकम कमाता है तो आपको कम इनकम टैक्स लगेगा या फिर आपको भरने की जरूरत नहीं होगी। बट अगर कोई ज्यादा इनकम कमाता है तो आपको बहुत ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक बात है। तो जो इससे गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है, अमीर लोगों से ज्यादा ले, गरीब लोगों को बोले कि आप कम भरो, सही बात है। एंड दिस इज फेयर, बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए, राइट। ओके देखते हैं और क्या लिखा है यहाँ पे। गवर्नमेंट प्रमोट्स बेसिक नेसेसिटीज, गवर्नमेंट बेसिक नेसेसिटीज को भी प्रमोट करती है। देखो गवर्नमेंट का कितना ध्यान है पुअर लोगों पे, ओके, इनकम टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट पुअर लोगों को थोड़ा फायदा दे रही है और रिच लोगों से ज्यादा टैक्स वसूल कर रही है, करेक्ट। अच्छा बच्चों देखो अभी गवर्नमेंट का एक चीज और क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट बोलती है देखो जो बेसिक नेसेसिटीज है जैसे कि फूड ग्रेन्स हो गए इस पे हम लोग टैक्स नहीं लगेंगे, नो जीएसटी। क्यों? क्योंकि बच्चों जो गरीब लोग होते हैं इनका सबसे ज्यादा खर्चा बेसिक नेसेसिटीज पे होता है, ठीक है। ये लोग लग्जरीज पहले थोड़ी ना परचेस करेंगे, थोड़ी ना होगा कि ऐसा कि कोई गरीब पर्सन जो है वो कार परचेस कर रहा है, ठीक है, पहले क्या परचेस करेगा, ऑब्वियसली पहले वो बेसिक नेसेसिटीज परचेस करेगा, उसके पास तो कार के लिए पैसा भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है देखो क्योंकि गरीब लोग फूड ग्रेन्स को प्रायोरिटी मानते हैं और बेसिक नेसेसिटीज है भी, तो हम लोग यहाँ पे जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, गरीब खुश हो गए, ठीक बात है। अच्छा एंड डीमोटिवेट्स सिन गुड्स, गवर्नमेंट और क्या बोलती है, गवर्नमेंट यहाँ पे कम टैक्स ले रही है ना तो गवर्नमेंट अपना पूरा का पूरा जो पैसा जो है कोटा जो है वो पूरा करेगी, कंप्लीट करेगी सिन गुड्स पे ज्यादा टैक्स लगा के। जैसे कि यहाँ लिखा है डीमोटिवेट्स सिन गुड्स, जैसे कि अल्कोहल, ठीक है, कुछ कुछ जगह तो अल्कोहल बैन ही कर दिया है, जैसे कि गुजरात में बैन है, ठीक है। तो बच्चों अल्कोहल अगर गुजरात में बैन है तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है बेसिकली, बट ये ब्लैक में भी बिकता है फिर, ठीक है, अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं तो। बट बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज और बोलता है, अल्कोहल और टोबैको जैसी चीज, देखो टोबैको यहाँ पे महाराष्ट्र में बैन है, गुटखा बैन है महाराष्ट्र में, राइट। बट बच्चों अल्कोहल और टोबैको जो भी स्टेट्स में बिकता है, ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जीएसटी टैक्सेस जो भी सब चार्ज करती है, बहुत ज्यादा होता है इस पे, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज को गवर्नमेंट डीमोटिवेट कर रही है। तो जो पर्सन ये सारी चीजों को कंज्यूम करता है गवर्नमेंट बोलेगी बेटा तू अगर ये चीज कंज्यूम कर रहा है मतलब तेरे पास अच्छा खासा पैसा है, तो यहाँ पे ये चीज के लिए तेरे को ज्यादा टैक्स भी भरना पड़ेगा। सो दैट इज द एंटायर लॉजिक, ठीक है। तो गवर्नमेंट बच्चों बेसिकली यहाँ पे वही लिखा है, गवर्नमेंट इक्विटी और एफिशिएंसी पे ध्यान दे रही है। अब ये इक्विटी और एफिशिएंसी क्या बच्चों, देखो ये चीज आपको समझ रही है, इक्विटी एंड एफिशिएंसी में बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब गवर्नमेंट ये दोनों चीजों में बैलेंस मेंटेन करेंगे
तब गवर्नमेंट सही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, क्या होता है इक्विटी, एफिशिएंसी क्या होता है, ये एग्जांपल से क्लियर होगा। ठीक बात है, देखो इक्विटी का मीनिंग है बच्चों, जब हम लोग इक्विटी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज द रिच एंड बेनिफिट द पुअर। कैसे, वेरी सिंपल। देखो बच्चों, अगर हम लोग रिच को ज्यादा चार्ज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रिच को अगर हम लोग ज्यादा चार्ज करेंगे तो उनसे हम लोग ज्यादा टैक्सेस वसूल कर रहे हैं, और गरीब लोगों से हम लोग कम टैक्सेस वसूल कर रहे हैं। बट बच्चों यहाँ पे एक चीज और आप लोग प्लीज दिमाग रखना, अगर अमीर लोगों को ज्यादा टैक्स चार्ज किया जाता है तो इसका एक निगेटिव पॉइंट भी है। ठीक है, क्या निगेटिव पॉइंट, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर गवर्नमेंट अमीर लोगों से बहुत ज्यादा टैक्स चार्ज करे तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा, जी हाँ बिल्कुल प्रोडक्शन कम होगा। जितना अमीर पर्सन, कोई बिजनेसमैन ज्यादा अगर टैक्स भरता है तो ऑब्वियसली उसके पास पैसा कम बचेगा प्रोडक्शन के लिए, तो इससे प्रोडक्शन पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो जीडीपी भी कम होगा। सही बात है। और जो ये देखो यहाँ पे, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है इसको बैलेंस करी एफिशिएंसी के साथ। कैसे, ठीक है, देखो जो गवर्नमेंट एफिशिएंसी के साथ कैसे यहाँ पे बैलेंस कर रही है, मींस मोर प्रोडक्शन, मतलब एग्जैक्टली क्या होगा, गवर्नमेंट यहाँ पे कभी कभी टैक्स इंसेंटिव्स भी देती है। आप लोग प्लीज एक चीज दिमाग में रखना, ऐसा मत समझो कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों से ज्यादा पैसा वसूल करके उनको लूटती है, नो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप अमीर हो बट आप ऐसे कोई प्रोडक्ट बना रहे हो आपके फैक्ट्री में जिससे सोसाइटी का वेलफेयर होता है, तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज भी देगी, टैक्स इंसेंटिव्स भी देगी। सही बात है, तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिर्फ अगर इक्विटी के चक्कर में अगर गवर्नमेंट जाएगी तो सिर्फ कौन खुश हो रहा है, सिर्फ गरीब लोग खुश हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि जब गवर्नमेंट बेनिफिट देती है गरीब लोगों को तो उनको बोला जाता है कि आप कम टैक्स भरो, आपके लिए जॉब रिजर्वेशन होंगे, आपके लिए हम लोग अलग कोटा बनाएंगे। मतलब देखो ये चीज नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अपने देश में गरीब लोगों को खुश करने के लिए गवर्नमेंट नॉर्म्स बना रही है, नो, गलत हो गए। तो गवर्नमेंट को बैलेंस मेंटेन करना है इक्विटी और एफिशिएंसी के बीच में। जब मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट एफिशिएंसी पे भी ध्यान देना चाहिए, मतलब क्या है, वेरी सिंपल, गवर्नमेंट को कभी कभी टैक्स के इंसेंटिव्स भी देना चाहिए उन लोगों को जो सही चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, अच्छे से गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे एफिशिएंसी प्रमोट होगी, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा अपने कंट्री में, जीडीपी भी इंप्रूव होगा। ठीक बात है, तो इससे कौन खुश होगा, इससे अमीर लोग खुश होंगे और इक्विटी से गरीब लोग खुश होंगे। तो गवर्नमेंट दोनों में बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। सही बात है। सो दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों। तो ये चीज जो है इसी को हम लोग नाम देते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट कर रही है। ओके, तो बच्चों ये एमयू नोट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आई होप आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए इससे, राइट। ये आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। अगेन पहले हम लोग यहां से पढ़ लेते हैं एग्जैक्टली क्या लिखा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ बजट इज रिलेटेड टू अ बेसिक क्वेश्चन, फॉर whom should an economy produce goods and services। ठीक है बच्चों, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके लिए हमें गुड्स एंड सर्विसेज बनाना चाहिए। तो आंसर इज, पहले आप नेसेसिटीज पे ध्यान दो। ठीक है, पहले आप देखो कि नेसेसिटीज सच में अवेलेबल है क्या अपने देश में, अगर है तो फिर आप नेक्स्ट प्रायोरिटी अमीर लोगों के लिए सिंग गुड्स जो है उसके ऊपर देना चाहिए। तो अगर आपको नेसेसिटीज को प्रायोरिटी देना है तो आपको कम टैक्स लगाना चाहिए उसके ऊपर, और जो सिंग गुड्स है जिसकी जरूरत नहीं है, जो लग्जरी गुड्स है, उसके ऊपर आप ज्यादा टैक्स लगाओ। सो दिस इज समथिंग जो गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। ठीक है, यहाँ वही लिखा बच्चों, इट मेनली फोकसेस ऑन जस्टिस, फेयरनेस एंड इक्विटी। और बच्चों ये चीज मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा था, जस्टिस, फेयरनेस और इक्विटी कब होगा, जब अमीर लोगों को बोला जाएगा ज्यादा टैक्स भरो क्योंकि आप पैसे ज्यादा कमाते हो, और गरीब लोगों को बोला जाएगा आप कम टैक्स भरो क्योंकि आपके पास है ही ऑलरेडी कम। ठीक है, और ये कब होगा, फेयरनेस, इक्विटी, जस्टिस कब होगा, जब हम लोग नेसेसिटीज पे कम टैक्स लगाएंगे, और जो लग्जरी गुड्स है, सिंग गुड्स है, अल्कोहल है, ठीक है, सिगरेट्स है, इसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाएंगे। अगेन दिस इज जस्टिस, दिस इज फेयरनेस, दिस इज इक्विटी। ठीक है, अच्छा क्या क्या लिखा है, द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एम्स एट। तो गवर्नमेंट का ये फंक्शन कौन से चीजों पे ध्यान देता है, नंबर 1, redistribution of income to achieve an equitable distribution of societal output among households। मतलब क्या, redistribute करना मतलब अगेन टैक्स ज्यादा कहीं पे चार्ज करो, कहीं पे कम टैक्स चार्ज करो, जिससे इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ठीक है, ओके। एडवांसिंग द वेलबींग ऑफ दोज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हु सफर फ्रॉम डिप्राइवेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मतलब हमें उन लोगों का ख्याल रखना है जिनके पास बहुत सारी चीजें नहीं है, वो डिप्राइव मतलब नहीं है, जैसे कि पोर पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक गुड्स। अगर गरीब लोगों के पास बेसिक चीजें नहीं है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी उन्हें वो चीज प्रोवाइड करा सस्ते दाम में। ठीक बात है, तो जो एग्जैक्टली यहाँ पे वही तो हो रहा है बेसिकली, नेसेसिटीज जो है, नेसेसिटीज पे आपको कम टैक्स लगाना है,
ठीक है, और लग्जरी जो है, लग्जरी पे ज्यादा टैक्स आपको चार्ज करना चाहिए। सो दैट इज द एंटायर लॉजिक। ठीक है, प्रोवाइडिंग इक्वालिटी इन इनकम, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी, सबको जॉब क्रिएट करके देना चाहिए, सबका इनकम जो है वो इक्वल करने की गवर्नमेंट ने कोशिश करना चाहिए। जो बहुत पैसे कमा रहे हैं उनसे ज्यादा टैक्स वसूल करो जो गरीब है कम टैक्स वसूल करो। तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि ये जो गैप है इसको नैरो करने की कोशिश करे। ठीक है, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर पीपल हु हैव हार्डशिप्स हार्डशिप्स मतलब जो लोग तकलीफ सहन कर रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, बेसिकली पुअर पीपल, बराबर। और लास्ट क्या लिखा है, ensuring that everyone enjoys a minimal standard of living। गवर्नमेंट का इंटेंशन ये होता है कि हर एक पर्सन के पास घर होना चाहिए, बड़ा घर नहीं रहेगा तो भी चलेगा बट बेसिक घर तो होना चाहिए। हर एक पर्सन को खाना मिलना चाहिए, ठीक है, पिज्जा नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, रोटी और चपाती ये मिलना चाहिए। बोलने का मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि कोई भी पर्सन जो है गरीब से गरीब भी है तो भी उसके पास कुछ बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो होना चाहिए। ठीक बात है, मतलब जो अपने बेसिक चीजें, फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, शेल्टर हो गया, ठीक है, रहने की जगह, पहनने के लिए कपड़ा, ठीक है, खाने के लिए रोटी, ये सारी चीजें जो है ना ये मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर करता है। एजुकेशन हो गया, ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट कुछ स्कूल्स बनाती है ताकि ये मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोग एंजॉय कर सके। ठीक है, उसके अलावा अगेन हेल्थ केयर हो गया, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पे सस्ते में इलाज किया जाता है। ओके, सो ये सारी चीजें जरूरी है। चलो ठीक है, अच्छा और देखते हैं बच्चों यहाँ पे गवर्नमेंट ये सारे चीजों को किस तरीके से अचीव करेगी। गवर्नमेंट क्या क्या करती है पढ़ते हैं। टैक्सेशन पॉलिसीज, अभी बताया बच्चों आपको मैंने, गवर्नमेंट क्या करती है, अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स वसूल करती है, ठीक है, और गरीब लोगों को सब्सिडीज ज्यादा देती है। ओके, तो इसको हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्सेशन भी बोलते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मतलब स्लैब्स अगर बढ़ेंगे कब, अगर इनकम बढ़ेगा तब। सही है, इनकम ज्यादा है तो ज्यादा टैक्स रेट भरो, टैक्स रेट आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, दैट इज द थिंग। और क्या लिखा है, प्रोसीड्स फ्रॉम प्रोग्रेसिव टैक्सेस यूज फॉर फाइनेंसिंग पब्लिक सर्विसेज, मतलब गवर्नमेंट अमीर लोगों से पैसा वसूल करती है, उसका क्या करती है, उसका गवर्नमेंट जो है वो गरीब लोगों तक बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करती है। जैसे कि गवर्नमेंट राशन कार्ड के थ्रू राशन की फैसिलिटीज देती है। अगेन कितने बेसिक चीजें, राइट, ठीक है, कितने सारे स्कीम्स चलते हैं बच्चों गवर्नमेंट के। ओके, सप्लाई ऑफ एसेंशियल फूड ग्रेन्स एट हाईली सब्सिडाइज्ड प्राइसेस टू बिलो पावर्टी लाइन हाउसहोल्ड्स। व्हाट इज बिलो पावर्टी लाइन, जो मिनिमम इनकम से भी कम कमाते हैं ऐसे लोगों को गवर्नमेंट सस्ते में खाना प्रोवाइड करती है। राशन कार्ड वही तो होता है, राइट। ओके, एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशंस एंड प्रेफरेंसेस टू प्रोटेक्ट सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब गवर्नमेंट अलग से रिजर्व करती है जॉब्स। ठीक है, इनफैक्ट इसमें अलग अलग जो बैकवर्ड रीजन्स है, जो आदिवासी एरिया में ट्राइबल जोन में रहते हैं बच्चों, उसके अलावा गवर्नमेंट ऐसे कुछ कास्ट है जिसका अपलिफ्टमेंट होना जरूरी है, तो ऐसे जगह पे गवर्नमेंट रिजर्वेशन रखती है, जॉब्स जो है उनके लिए सिक्योर रखती है, तो इससे वो लोग पैसा कमाने का उनको एक फेयर चांस मिल सकता है। गवर्नमेंट की ऐसी सोच है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ वही लिखा देखो, एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशंस एंड प्रेफरेंसेस टू प्रोटेक्ट सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। ओके, रेगुलेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेल ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स टू एंश्योर दैट हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ कंज्यूमर्स। अभी इसमें मैंने आपको बताया था बच्चों कि कैसे टोबैको को बैन किया है, ठीक है, कैसे अल्कोहल को बैन किया है, राइट। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये सब हो रहा है इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है लोगों की भलाई, बराबर, ठीक है। इनफैक्ट ऐसा हर एक स्टेट नहीं करना चाहिए अगर सच में गवर्नमेंट ऐसा चाहती है तो, बट गवर्नमेंट बहुत बार इसको टैक्स का एक सोर्स समझती है बच्चों। जो स्टेट्स अल्कोहल और टोबैको को बैन नहीं कर रहे ना, वो एक बहुत सही अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए। ये सारे प्रोडक्ट्स के थ्रू गवर्नमेंट टैक्सेस वसूल कर सकती है, ठीक है। ओके, स्पेशल स्कीम्स फॉर बैकवर्ड रीजन्स एंड वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब वीक, जो कमजोर सेक्शंस है, कमजोर एरियाज है, ठीक है, लोग जहां पे बिल्कुल उनको ये चीज की जरूरत होती है, वहां पे गवर्नमेंट ने अपलिफ्टमेंट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर कोई ट्राइबल एरिया है, कोई आदिवासी कैटेगरी के लोग हैं, तो उनको तो यार बिल्कुल उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना जरूरी है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आती है और उनके लिए जॉब्स क्रिएट करती है ताकि उनकी लाइफ और सुधरे, ताकि उनको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय करने मिले, बराबर है बच्चों। सो दिस इज द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी चीज आप लोग फटाफट अब नोट कर सकते हो, ठीक है।
ओके बच्चों, अगर ये सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिए हैं तो अब हम लोग एकदम लास्ट एंड द इजीएस्ट ऑफ द फंक्शंस जो है वो हम लोग उसके ऊपर अब ध्यान देने वाले हैं। देखते हैं एग्जैक्टली लास्ट फंक्शन जो स्टेबलाइजेशन की बात करता है उसमें गवर्नमेंट किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक बात है। ओके तो बच्चों, स्टेबलाइजेशन फंक्शन ये भी समझने के पहले हम लोग सबसे पहले इसके एमयू नोट्स को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों स्टेबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? देखो बहुत सिंपल है। स्टेबलाइज करना मतलब हम लोग न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट जो है ना, जब भी कोई चीज बहुत ऊपर जाती है तो उसको नीचे करती है, और जो चीज बहुत नीचे आती है जैसे कि प्राइसेस बहुत नीचे आ गए तो उसको वापस नॉर्मल प्राइस लेवल पे लाने की गवर्नमेंट कोशिश करती है, राइट। तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेबलाइज करना, यानी कि न्यूट्रलाइज करना। ओके, यहाँ बच्चों मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से ये चीज को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ लिखा देखो, एनी मार्केट इकोनॉमी कैन नॉट जनरेट हायर जीडीपी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट ऑन इट्स ओन, देयरफॉर गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इज मस्ट। मतलब अगर मान के चलो जीडीपी को बढ़ाना है, ठीक है, नेशनल इनकम को बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, तो ये ऐसे ही नहीं हो सकता है। अगर लोगों को हम फ्रीडम दे रखेंगे और गवर्नमेंट कुछ भी बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेगी, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, तो कोई भी कंट्री ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस नहीं हो सकती है, ऐसा यहाँ लिखा है बच्चों। और बिल्कुल सही है, देखो यहाँ पे मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज से रिसेशन है, ठीक है, रिसेशन में क्या होता है बच्चों, ये चीज आप लोग थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करना। देखो आपने ये चीज सीखी होगी, ट्रेड साइकिल्स होते हैं। ठीक है, ट्रेड साइकिल मतलब कभी इकोनॉमी रिसेशन में होती है, फिर इकोनॉमी रिकवर होती है, फिर रिकवरी के बाद में बूम आता है, ठीक है, बूम के बाद में वापस इकोनॉमी नीचे की तरफ आती है, स्लम्प आता है। ओके, तो ये सारे सिचुएशंस जो है, ये सारे ट्रेड साइकिल्स जो है काफी बार होते हैं, हर एक इकोनॉमी ट्रेड साइकिल से गुजरती है। सही बात है। सपोज मान के चलो कोई देश में रिसेशन जैसा फेज चल रहा है, ठीक है, नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड रिसेशन में क्या होगा। रिसेशन में पूरा का पूरा देश जो है वो स्लो डाउन की वजह से वहां पे बहुत सारे लोगों के जॉब्स जा रहे हैं। सही बात है, क्योंकि चीजें नहीं बिक रही है, मैं बिजनेसमैन हूं और मेरी चीज नहीं बिकेगी तो मैं मेरे खर्चों को कम करने के लिए मेरे एम्प्लॉयज को जॉब से निकालूंगा। ठीक है, तो लोग अगर पैसे कमाएंगे नहीं तो लोग खर्चा भी कैसे करेंगे, फिर डिमांड भी नहीं होगा, स्लो डाउन हर तरफ फैल चुका है। ऐसे केस में क्या होगा, अगर मान के चलो गवर्नमेंट ने ठान लिया है कि हम बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करेंगे, ठीक है, रिसेशन है ना अभी, ऑटोमेटिकली रिसेशन से रिकवरी की तरफ इकोनॉमी चली जाएगी। बच्चों ये बिल्कुल सही है, रिसेशन अगर होता है तो रिसेशन से इकोनॉमी रिकवरी की तरफ जाती है। देखो रिसेशन मतलब इट्स लाइक दिस, ठीक है, तो रिसेशन से इकोनॉमी रिकवरी की तरफ, फिर बूम, ये सारे बिजनेस साइकिल्स जो है ये ऑटोमेटिकली रन होते हैं। अगर मान के चलो इकोनॉमी नीचे जा रही है, रिसेशन चल रहा है, और गवर्नमेंट ने सोच लिया कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम क्या होगा बताए, तो इकोनॉमी बहुत लंबे टाइम तक रिसेशन जैसे फेज में अटक सी जाएगी। सही बात है। देखो रिसेशन से हम लोग जब रिकवर होते हैं तो रिकवरी अगर फटाफट चीज तेजी से, अगर इकोनॉमी को रिसेशन से, हमें रिसेशन के प्रॉब्लम से निकालना है तो गवर्नमेंट को बीच में आना ही पड़ेगा। कैसे, मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बच्चों एकदम सिंपल है, अगर रिसेशन चल रहा है, गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि रिसेशन की वजह से इकोनॉमी काफी स्लो चल रही है, तो गवर्नमेंट एक्टिव रोल प्ले करेगी। कैसे, वेरी सिंपल, गवर्नमेंट बोलेगी कि देखो अब रिसेशन चल रहा है ना, तो हम लोग टैक्स का रेट कम कर देंगे। इससे क्या होगा, जैसे ही टैक्स क्रेडिट कम हो जाएगा तो लोग कम पैसा गवर्नमेंट को देंगे और लोगों के पॉकेट में ज्यादा पैसा रहेगा। अगर मैं बिजनेसमैन हूं, रिसेशन में मैं बिजनेस करना चाहता हूं, अब गवर्नमेंट बोल रही है हम आपका टैक्स क्रेडिट गिरा देंगे, तो इससे क्या होगा बच्चों, इससे डेफिनेटली मेरे को ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि मेरा खर्चा गवर्नमेंट कम कर रही है, गवर्नमेंट बोल रही है टैक्स कम भरो। तो ऐसे चक्कर में मैं एज अ बिजनेसमैन ज्यादा प्रोडक्शन करने की हिम्मत रखूंगा। हो सकता है कि मैं प्रोडक्शन धीरे धीरे अब बढ़ा रहा हूं, तो धीरे धीरे लोगों को मैं जॉब्स क्रिएट करवा रहा हूँ। सही है, और मेरी वजह से अगर जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं तो लोगों का इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो इस तरीके से इकोनॉमी रिसेशन से रिकवरी की तरफ जा रही है। बट यहाँ पे मेन चीज क्या, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे अपने को ये रखना चाहिए कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेना चाहिए, गवर्नमेंट इंटरवीन करके टैक्स कम करना चाहिए, या फिर ऐसा भी करना चाहिए गवर्नमेंट इंटरवीन करके पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। व्हाट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर, बच्चों ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कशन इसके ऊपर अपना हुआ है। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट के खर्चे। फॉर एग्जांपल रिसेशन जैसे फेज में गवर्नमेंट बोल रही है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं। सपोज हमें एक बड़ा रोड बनाना है और रोड बनाने के लिए हम खर्चा करने के लिए रेडी है, गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है। तो रोड बनाने के लिए अगर गवर्नमेंट खर्चा करने के लिए रेडी है तो यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट कर रही है, क्योंकि वन मैन्स एक्सपेंडिचर इज अनदर मैन्स इनकम। तो गवर्नमेंट का खर्चा मतलब नॉर्मल जनरल पब्लिक का इनकम।
तो लोग पैसा कमाएंगे तो खर्चा करेंगे, डिमांड क्रिएट होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सकता है, फिर से रिकवरी मोड पे लाया जा सकता है। ये कब होगा? जब गवर्नमेंट एक्टिव रोल प्ले करेगी तब। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने रोल प्ले नहीं किया बच्चों तो क्या होगा? इकोनॉमी पता नहीं कितने साल तक रिसेशन में अटक जाएगी। सही है, तो ये एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। एडी मींस एग्रीगेट डिमांड, टैक्स कम करो, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाओ। ये अगर गवर्नमेंट करती है तो इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा और इकोनॉमी रिसेशन से धीरे धीरे रिकवरी की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है। जब इकोनॉमी एकदम ऊपर पीक पे होती है, बूम पे होती है, तो बहुत ज्यादा चीजें महंगी हो जाती है, विच इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ प्रॉब्लम। सही बात है बच्चों, अगर चीजों की कीमत महंगी हो जाती है, हर तरफ महंगाई बढ़ गई है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए यार। क्यों? क्योंकि बिकॉज इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रॉब्लम। टू मच राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक है, तो अगर महंगाई बढ़ गई है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट को एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो काफी टाइम तक महंगाई वाले फेज में हम अटक जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट बोलेगी देखो क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट बढ़ गया है तो अब हम लोग टैक्स को बढ़ा देंगे। टैक्स को बढ़ाने से क्या होगा? वेरी सिंपल, अगर टैक्सेस को बढ़ाया जाएगा तो लोगों के पास पैसे कम बचेंगे क्योंकि वो गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स भर रहे हैं। अगर लोगों के पास पैसे कम है तो लोग कम स्पेंड कर सकते हैं। अगर लोगों का स्पेंडिंग कम होगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगा, और अगर डिमांड कम होगा तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो इससे महंगाई को हम लोग गिरा सकते हैं। या फिर गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर देगी। तो अगर गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर कम करेगी तो मतलब गवर्नमेंट इकोनॉमी में पैसा कम इन्फ्यूज कर रही है। अगर इकोनॉमी में पैसा कम जाएगा तो लोगों के पास कम पैसे हो गए, लोगों के पास कम पैसे हो गए, परचेसिंग पावर गिरेगा, परचेसिंग पावर गिरेगा, ऑटोमेटिकली डिमांड भी गिरेगा। सो दिस इज अगेन अ साइकिल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा था, रिसेशन से इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से रिसेशन, ये जो भी फेजेस होते हैं इसको नॉर्मलाइज करना, स्टेबलाइज करना जरूरी होता है। रिसेशन अच्छा नहीं है, इन्फ्लेशन भी अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ गया तो गवर्नमेंट उसको कम करेगी, स्टेबलाइज करेगी। बहुत ही प्राइस गिर गए तो गवर्नमेंट उसको बढ़ाएगी, स्टेबलाइज करेगी। तो ये काम गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट ऑलवेज ऑलवेज विल टेक एक्टिव रोल इन दीज काइंड्स, ठीक है, इन दीज साइकिल्स, बराबर। तो यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था बच्चों। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेबलाइजेशन फंक्शन। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है पता है क्या? ग्लोबलाइजेशन है बच्चों, ये तो आपको पता ही है, बराबर ना? ग्लोबलाइजेशन है, सही है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है पता है? एक देश का दूसरे देश पे बहुत गहरा असर होता है। एग्जाम्पल, यूएसए का इंडिया पे बहुत डीप असर होगा बच्चों। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यूएसए में रिसेशन चल रहा है, यूएसए में इकोनॉमी जो है वो बहुत नीचे आ गई है, ठीक है, तो इसका असर इंडिया में भी होगा। व्हाई? बिकॉज इंडिया इज नॉट एन आइसोलेटेड कंट्री। हम लोग एकदम अलग सेपरेट कंट्री नहीं है, हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, हम लोग ओपन इकोनॉमी में काम करते हैं। तो इंडिया का यूएसए के साथ अच्छा खासा बिजनेस है। तो इससे क्या होगा? इससे अगर यूएसए का इकोनॉमी स्लो हो रहा है तो ऑटोमेटिकली इंडिया का इकोनॉमी भी स्लो हो जाएगा बच्चों। ये अब बिल्कुल सोचना ही नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप स्टॉक मार्केट को थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, जैसे कि इंडिया का स्टॉक मार्केट 9:15 को स्टार्ट होता है ट्रेडिंग और 3:30 को एंड होता है, ठीक है। बट 9:15 के पहले जितने भी बिजनेस चैनल्स है, ये लोग इस चीज पे डिस्कशन करते हैं कि एक दिन पहले यूएसए के मार्केट्स कैसे क्लोज हुए। तो यूएसए के मार्केट्स अगर बहुत अच्छा क्लोजिंग देते हैं तो इंडिया के मार्केट को ओपनिंग अच्छा होगा, ठीक है। यूएसए के मार्केट बहुत बुरा क्लोजिंग देते हैं, ठीक है, तो इंडिया का मार्केट भी बहुत बुरी तरीके से चालू करेगा ट्रेडिंग। तो बच्चों बेसिकली बोलने का मीनिंग क्या है? वी आर कनेक्टेड। यूएसए का असर इंडिया पे बिल्कुल होगा। रिसेशन मेजर प्रॉब्लम यूएसए का है और वो फैलता है फिर ग्लोबली। इसको हम लोग बोलते हैं कंटेजियन इफेक्ट। सही है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, तो ज्यादा ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ऐसा एक इकोनॉमी का, एक कंट्री का दूसरे कंट्री पे कुछ असर होता है, ट्रेड साइकिल शिफ्ट हो रहे हैं यहां से यहां पे, अगर ट्रेड साइकिल जा रहा है तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में गवर्नमेंट को एक्टिव रोल प्ले करना जरूरी है, स्टैबिलाईजेशन लाना जरूरी है। मान के चलो यहाँ पे रिसेशन के चक्कर में इंडिया में भी स्लो डाउन चल रहा है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ ना कुछ जुगाड़ करना चाहिए यार। सही बात है, अगर नहीं करेगी गवर्नमेंट तो काफी टाइम तक हम लोग वही फेज में अटक जाएंगे। सही है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन चाहिए, कोई ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन चाहिए जो ये सारी चीजों को गाइड कर रहा है, देश को एक डायरेक्शन दिखा रहा है, जीडीपी को एक सही दिशा में लेके जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है बच्चों। तो यही चीज जो है ये यहाँ लिखा है, देखो, स्टैबिलाईजेशन फंक्शन के फॉर्म। ओके, तो ये मैं आपको पढ़ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। According to Keynes,
मार्केट इकोनॉमी डज नॉट ऑटोमेटिकली जनरेट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट पूरी तरीके से लोगों को मिलेगा, ऑटोमेटिकली प्राइसेस स्टेबल रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट मस्ट पार्टिसिपेट। तो यहाँ लिखा है therefore गवर्नमेंट शुड परस्यू डेलिबरेट स्टेबलाइजेशन प्रोसेस। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इकोनॉमी स्टेबलाइज हो। सही बात है। अच्छा, बिजनेस साइकिल्स आर नेचुरल फेनोमेना एंड दे टेंड टू ऑकर पीरियोडिकली। अभी जैसे मैंने आपको बताया रिसेशन, ठीक है, एक साइकिल का पार्ट है, ठीक है, अगेन बूम एक साइकिल का पार्ट है, रिकवरी, स्लम, ये सारे बिजनेस साइकिल के पार्ट है और ये नेचुरली होता है बच्चों, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। Hence, there has to be government intervention to stabilize the economy which became unstable due to business cycle। जैसे कि रिसेशन है, अनस्टेबल हो गया इकोनॉमी, पूरा नीचे आ गया, गवर्नमेंट को आना चाहिए जिससे इकोनॉमी रिकवर हो। इन्फ्लेशन बहुत अनस्टेबल हो गया, चीजों की प्राइसेस बहुत बढ़ गए, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, चीजों की कीमत नीचे लाना चाहिए। सो दिस इज द मेन जॉब ऑफ गवर्नमेंट, स्टेबलाइज करना चाहिए। ठीक बात है बच्चों, ये वैसे ही है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, प्रॉब्लम है, तो उसको नॉर्मलाइज करो, डॉक्टर का काम है। लो ब्लड प्रेशर हो गया, अगेन प्रॉब्लम है, उसको नॉर्मलाइज करो, डॉक्टर का काम है। तो अपने देश में डॉक्टर कौन है? गवर्नमेंट। तो स्टेबलाइजेशन प्रोसेस में गवर्नमेंट एक्टिव रोल प्ले करना जरूरी है। अच्छा, और देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, इन एब्सेंस ऑफ appropriate corrective intervention by government, the instabilities that occur in the economy in form of recession, inflation may be prolonged for longer periods, causing enormous hardships to people, especially the poorer section of the society। मीनिंग क्या है? जब से वही एक्सप्लेन करो बच्चों, इसका मीनिंग यहाँ पे ये है, अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी तो रिसेशन लंबे टाइम तक रहेगा, जिससे गरीब लोगों को नुकसान हो सकता है। इन्फ्लेशन लंबे टाइम तक रहेगा, जिससे अगेन गरीब लोगों को नुकसान हो सकता है, बिकॉज इन्फ्लेशन में गरीब लोग जो है वो चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं। सही बात है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट अ सिचुएशन ऑफ स्टैगफ्लेशन। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? मतलब स्टैगफ्लेशन में देखो महंगाई बढ़ती है और इकोनॉमी रुक सी जाती है, दोनों चीजें साथ में हो रही है। स्टैगफ्लेशन सबसे बुरी चीज है जो एक देश के साथ हो सकती है। फिर से बता रहा हूं, अगर आपने नहीं सुना है स्टैगफ्लेशन तो मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो स्टैगफ्लेशन जो है ना, स्टैगफ्लेशन दो टर्म्स को ज्वाइन करके बनता है, इन्फ्लेशन प्लस स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब चीजों की कीमत बहुत बढ़ गई है, और स्टैग्नेशन मतलब इकोनॉमी एकदम रुक गया है। बच्चों ये तो एकदम डेंजरस यार, दोनों प्रॉब्लम साथ में आ गए। ठीक है, महंगाई प्रॉब्लम है बिल्कुल, स्टैग्नेशन इकोनॉमी स्लो हो चुका है यार। देखो एक्चुअली नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि इन्फ्लेशन बढ़ गया और इकोनॉमी नीचे आ गया, इन्फ्लेशन और ग्रोथ साथ में जाते हैं, बट ये तो बहुत अलग फेज हो गया। यहाँ पे दोनों भी अपने दुश्मन जो है वो साथ में आ गए, महंगाई बढ़ गई है और देश में प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में गवर्नमेंट को आना पड़ेगा यार, बिल्कुल आना पड़ेगा। ठीक है, मे सेट इन एंड मेक द प्रॉब्लम मोर इंटीग्रेट, मतलब और डेंजरस हो सकता है प्रॉब्लम अगर गवर्नमेंट ना आए। सही है, यहाँ लिखा है द स्टैबिलाइजेशन इशू ऑल्सो बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स एज increased international interdependence causes forces of instability to get easily transmitted from one country to another। बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं कंटेजियन इफेक्ट। मैं आपको यही तो एक्सप्लेन कर रहा था, मतलब यूएसए में रिसेशन चल रहा है तो उसका असर इंडिया पे भी होगा, बिकॉज वी आर इंटरकनेक्टेड, वी आर इंटरडिपेंडेंट। बिल्कुल ठीक है, आज इंडिया के कितने सारे कंपनीज है जो यूएसए के साथ बिजनेस करते हैं, ठीक है, जिनके क्लाइंट्स यूएसए में बैठे हुए हैं। ठीक है, यूएसए के भी बहुत सारे कंपनीज इंडिया में आके बिजनेस करते हैं, एफडीए हम लोगों ने सीखा है अलग से यूनिट बच्चों। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं कंटेजियन इफेक्ट, मतलब एक देश के ट्रेड साइकिल का दूसरे देश के ट्रेड साइकिल पे असर होना। सही बात है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को इसलिए आना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे और क्या लिखा बच्चों, ये हम लोग पढ़ते हैं। स्टैबिलाइजेशन फंक्शन एग्जैक्टली किस तरीके से परफॉर्मेंस को सुधारता है, देखो यहाँ लिखा है कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए। लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड कैपिटल यूटिलाइजेशन। मीनिंग क्या है, अपने कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से हमारे पास लेबर ज्यादा है और हमारे पास उतना पैसा नहीं है, तो हमारे पास कैपिटल की कमी है। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को लेबर को ज्यादा प्रमोट करना पड़ेगा और कैपिटल को कम प्रमोट करना पड़ेगा। स्टैबिलाइज करो जिससे जॉब्स क्रिएट हो। अगर हम लोग बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बन रहे हैं, बहुत ज्यादा कैपिटल ओरिएंटेड बन रहे हैं, तो क्या होगा, तो अपने देश में बेरोजगारी बढ़ेगी जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। गवर्नमेंट मस्ट इंटरवीन एंड स्टैबिलाइज दीज थिंग्स, राइट। ओवरऑल आउटपुट एंड इनकम, प्रोडक्शन कम हो गया, बढ़ाने की कोशिश करो। लोगों का इनकम कम हो गया, बढ़ाने की कोशिश करो। इनकम और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से कम करने की कोशिश करो। तो ये स्टैबिलाइज कौन करेगा, गवर्नमेंट।
ठीक है, जनरल प्राइस लेवल, यही मैंने आपको भी बताया बच्चों, इन्फ्लेशन बढ़ गया कम करो, रिसेशन आ गया प्राइस कम हो गया तो और उसको बढ़ाने की कोशिश करो। बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट, ठीक है, मतलब हमें कितना पैसा दूसरे देशों को देना है, कितना आना बाकी है, ठीक है, कितना ट्रेड सरप्लस है, कितना ट्रेड डेफिसिट है, ये सारे चीजों का ख्याल गवर्नमेंट को रखना चाहिए। रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा बढ़ गया, टू मच हो गया, इन्फ्लेशन आ रहा है, थोड़ा उसको कंट्रोल में लाओ, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है बच्चों, गवर्नमेंट जो है उनको एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, ओके। और गवर्नमेंट ये कैसा करती है बच्चों, ये देखो यहाँ पे लिखा, मैं आपको ये पढ़ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल मतलब फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, आप दिमाग में रख सकते हो, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर के कंट्रोल में जो भी चीजें होती है वो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमी पे असर करने की कोशिश करते हैं, ठीक बात है। तो यहाँ लिखा देखो बच्चों, इसके दो कंपोनेंट्स है, सबसे फर्स्ट क्या लिखा है, एंड ओवरऑल इफेक्ट जनरेटेड बाय द बैलेंस बिटवीन रिसोर्सेज द गवर्नमेंट पुट्स इनटू द इकोनॉमी थ्रू एक्सपेंडिचर एंड रिसोर्सेज इट टेक्स आउट। इसका मीनिंग क्या बच्चों, वेरी सिंपल, ये बोल रहा है पब्लिक एक्सपेंडिचर वर्सेस पब्लिक रेवेन्यू, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट को पैसा कहां कहां से मिलता है और गवर्नमेंट कहां कहां खर्चा करती है, ये सारे चीजों का ख्याल गवर्नमेंट को रखना पड़ेगा, और गवर्नमेंट इसको टूल के तौर पे यूज कर सकती है जिससे देश को वो कंट्रोल कर सके। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है बच्चों, देखो एग्जाम्पल क्या है, अगर मान के चलो रिसेशन आ रहा है, सही है, रिसेशन आ रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, क्यों, अभी बताया बच्चों मैंने आपको, रिसेशन में पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इकोनॉमी में पैसा ज्यादा लगेगा जिससे इकोनॉमी रिकवर होगी, ठीक है। अगर सपोज मैं बोल रहा हूं कि से इन्फ्लेशन आ गया तो इन्फ्लेशन के केस में क्या होगा, इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक रेवेन्यू को बढ़ाएगी, कैसे, इन्फ्लेशन अगर हो गया तो गवर्नमेंट बोलेंगे अब टैक्स ज्यादा भरो, जिससे क्या होगा, जिससे लोगों के पास पैसे कम होंगे और महंगाई कम हो जाएगी। तो ये सारे टूल्स को गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है। इन सिंपल वर्ड्स बच्चों, आपने मॉनेटरी पॉलिसी सीखा है, आरबीआई के अलग अलग टूल्स होते हैं, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, बहुत सारी चीजें आरबीआई यूज करती है इकोनॉमी में सुधार लाने के लिए, इकोनॉमी में मनी के सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। वैसे ही गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करके ये सारे चीजों को यूज करती है जिससे वो अगेन इकोनॉमी को इंप्रूव कर सके, स्टेबलाइज कर सके, सही बात है। अ माइक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट जनरेटेड बाय दी स्पेसिफिक पॉलिसीज इट अडॉप्ट्स, मतलब गवर्नमेंट ये भी देखती है कि गवर्नमेंट के टोटल पॉलिसी का अलग अलग लोगों पे क्या असर हो रहा है, ठीक है, जैसे कि अगर इंडिविजुअल इनकम टैक्स बढ़ता है मेरे पे असर होगा तो इसका डेफिनेटली पूरे कंट्री पे भी असर होगा क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जिनके ऊपर ये असर हो सकता है, तो ये चीजें भी गवर्नमेंट ध्यान में रखती है, ओके। अच्छा, और लास्ट यहाँ पे क्या लिखा है, सेम चीज है बच्चों, यहाँ पे मैं आपको ये अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन इंटरवेंशन में बी थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी एज वेल एज फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी बट ये आरबीआई कंट्रोल करती है, फिस्कल पॉलिसी स्पेसिफिकली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी हैज अ सिंगुलर ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग साइज ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी, जो आरबीआई करती है अगेन, ठीक है, आरबीआई क्या करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करती है, सही बात है। फिस्कल पॉलिसी फॉर स्टेबलाइजेशन पर्पस अटेम्प्ट्स to direct actions of individuals and organizations by means of expenditure and taxation decisions, सही है। तो ये पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, इससे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट के हथियार है, जैसे सीआरआर, एसएलआर ये आरबीआई के हथियार है, वैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू ये गवर्नमेंट के हथियार है, इसको गवर्नमेंट यूज करती है स्टेबलाइज करने के लिए इकोनॉमी को, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये पॉइंट के साथ में अपना ये यहाँ पे यूनिट खत्म होता है, तो अब आप लोग ये सारे पॉइंट्स को लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं, देखते हैं अगला यूनिट जो है वो हमें कौन से चीजों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मार्केट फेलियर से जुड़ा होगा नेक्स्ट यूनिट, तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।